शक्तिशाली परिवारों के कई आरोही युद्ध में भाग लेते हैं, लेकिन वे अरबों आरोही में से एक छोटी संख्या मात्र हैं। इस विशाल ग्रह पर एक ही क्षेत्र में एक ही प्रजाति के आरोही जीवों के दिखने की संभावना बहुत कम है। बेशक युद्ध में शामिल महान परिवारों के आरोही भी अपने परिवारों के आरोही का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दर्शाते हैं। आखिरकार प्रतियोगिता में अधिक आरोही व्यक्तियों के भाग लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे रैंकिंग लड़ाइयों के दौरान फिर भी बाहर हो जाएंगे और आरोही स्तर के व्यक्तियों की रैंकिंग का प्रजाति लीडरबोर्ड पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिन शेन ने आसपास के क्षेत्र में उसी प्रजाति के किसी भी आरोही को नहीं देखा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके अधिक से अधिक रिश्तेदार एक साथ इकट्ठा होने लगे। ये बात की चिंता का विषय है। फिलहाल अपने दम पर लड़ने वाले ये एस्केंडर्स लिन शेन की टीम के सदस्य बन गए थे। हाथी आदमी और कमजोर योद्धा लोगों से निपटने के बाद लिन शेन की टीम नदी के किनारे उड़ती रही। उन्हें जो भी आरोही मिले उन्हें उनके साथ शामिल होना पड़ा या अपने अंक छोड़ने पड़े। लिन शेन ने हत्या नहीं की, केवल अंक लूटे और सभी अंक उसके कब्जे में आ गए। आगे दीमान जनजाति के लोग हैं, चलो वहां नहीं चलते। शिकार की तलाश में लोगों का एक समूह आकाश में उड़ रहा था। जब उन्होंने नदी के किनारे कई लोगों को आराम करते देखा, उनमें दीमान जनजाति का एक व्यक्ति भी था, तो लैंग जल्दी से लिन शेन के पास गया और कहा, वे छोटी जातियों के अंक छीन सकते थे, लेकिन जब बात दी मैन जैसी शक्तिशाली जातियों के लोगों की आती थी तो कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि उनकी ताकत तुलनीय नहीं थी, भले ही वे अधिक शक्तिशाली थे। वे सामान्यतः डीमैन जनजाति के किसी व्यक्ति पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। किसी उच्च पद वाले डीमैन व्यक्ति को उकसाने से यहाँ विजय तो मिल सकती है, परंतु प्रतियोगिता के बाहर अपनी ही जाति का नाश हो सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन ने दीमान जनजाति के सदस्य पर नजर डाली और पाया कि उसके अंक 17 तक पहुंच गए थे, जबकि उसके आसपास के लोगों के सिर के ऊपर की संख्या अभी भी 1 पर थी। संभवतः सभी दीमान व्यक्ति के आसपास घूम रहे गुर्गे थे। उनमें से एक कुछ हद तक परिचित लग रहा था। करीब से जांच करने पर पता चला कि वह वास्तव में एक मानव था और वान गुलियू था, जो पिछली लड़ाई में लिन शेन के चंगुल से बच निकला था। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और उसे अभी के लिए छोड़ देने का फैसला किया। यह एक प्रजाति रैंकिंग लड़ाई थी और वह इस समय अपनी ही प्रजाति से लड़ना नहीं चाहता था, जिससे मनुष्य ब्रह्मांड में हंसी का पात्र बन जाए। न ही वह ये धारणा देना चाहता था कि मनुष्य एक ऐसी जाति है जो आपसी लड़ाई के लिए प्रवृत्त है। वान गुलियू और वान परिवार से निपटना बस समय की बात थी और इस समय कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। वान गुलियू को मारने से वान परिवार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अगर उन्हें खत्म करना था तो इंटरस्टेलर वान परिवार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना होगा। वान गुलियू को मारने से क्रोध कुछ कम हो जाएगा, लेकिन इससे शत्रुओं को समय से पहले ही खतरा हो सकता है। जैसे ही वे अन्यत्र भागने वाले थे, डी मैन पसंद ने उन्हें रोकने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया। तुम तीनों यहीं रहो, बाकी लोग चले जाएं। डी मैन जनजाति के सदस्य ने लिन शेन, लैंग और एओ की ओर इशारा करते हुए उन्हें आदेश दिया। हर कोई एक पल के लिए हिचकिचाया। वे डी मैन जनजाति को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, लेकिन सभी अंक लिन शेन के पास थे। अगर वे चले गए तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। 20 या उससे अधिक आरोही समूह में से प्रारंभिक समूह से केवल लैंग और एओ के पास अभी भी कुछ अंक बचे थे, बाकी के पास एक भी नहीं था। यदि संभव होता तो लैंग और एओ अब तक भाग गए होते, लेकिन डी मैन जनजाति की नजर उनके अंकों पर थी और उन्हें छोड़े बिना भागना असंभव था। तियान, हम गरीबों की सहायता के लिए अमीरों से लूट कर सकते हैं, है ना? हाथी आदमी ने दीमान व्यक्ति की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा। जब लैंग और अन्य लोगों ने उससे यह कहते सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह पागल हो गया है, जो वास्तव में डीमैन पसंद से उसके अंक छीनने के बारे में सोच रहा है। एम्पायर के माध्यम से जुड़े रहें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, लिन शेन हंसे। उसने इतनी जल्दी उनसे निपटने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन ये लोग वास्तव में उसके पास आ गए। ये सुनकर कि वे अमीरों से लूट कर सकते हैं, हाथी आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, अपने जीवन आधार युद्ध कुल्हाड़ी को बुलाया और एक गर्जना के साथ आगे बढ़ गया। लैंग और अन्य लोग कुछ हद तक अचंभित थे, ये जानते हुए कि हाथी आदमी एक कुंद हथियार था, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना कुंद होगा कि सीधे हमला करेगा। एक हाथी आदमी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करते देख डी मैन व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गया। हमला करो, उसे मार डालो।
डी मैन व्यक्ति के बगल में मौजूद आरोही ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने जीवन आधार को खोल दिया और हाथी आदमी को घेरते हुए आगे बढ़ गए। जब वे सभी आगे बढ़ रहे थे, वान गुलियू पीछे हट रहा था। उसके दिल में लिन शेन के प्रति गहरी आशंका थी। लिन शेन के स्वर्गारोहण से पहले उसने वान गुलियू के 7वें मोड़ के बड़े भाई वान शुएलियू को मार डाला था। अब जबकि लिन शेन स्वर्गारोहण कर चुका था, यह अज्ञात था कि उसकी ताकत किस हद तक बढ़ गई थी। वान गुलियू इसे प्रत्यक्ष रूप से देखे बिना अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। डी मैन व्यक्ति ने वान गुलियू पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बगल में खड़े आरोही लोगों ने हाथी आदमी को रोक दिया और वह स्वयं लिन शेन की ओर चल पड़ा। तुम जाकर बूढ़े हाथी की मदद करो, इसके बाद हम अंक बांट सकते हैं, लिन शेन ने कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग डी मैन जनजाति के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेंगे। हालांकि लिन शेन ने अभी भी शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों के छोटे प्रजातियों पर निवारक प्रभाव को कम करके आंका था। आरोही एक दूसरे को देखते रहे, किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। यहां तक कि लैंग और एओ, जिनके अंक छीन लिए जाने वाले थे, ने भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। लिन शेन ने आगे कहा, यदि आप अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्वेच्छा से अपने अंक छोड़ रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी कोई भी आगे नहीं बढ़ा और संख्या में कम होने के कारण हाथी आदमी को एक कठिन युद्ध में उतरना पड़ा। ठीक है, यह आपकी पसंद है, लिन शेन ने शांति से कहा। बकवास बंद करो, अपने अंक सौंप दो और तुम जीवित रह सकते हो, डी मैन पसंद ने लिन शेन के पास जाते हुए तिरस्कार के साथ कहा। क्या ऐसी कोई संभावना है कि हम सहयोग कर सकें? लिन शेन ने उदासीनता के भाव से डी मैन पसंद की ओर देखते हुए पूछा। सहयोग करो, मानो तुम इसके लायक हो। बकवास बंद करो, अंक सौंप दो, डी मैन पसंद ने सीधे सीधे गाली दी। ऐसा लगता है कि आपकी मां ने आपको कभी बोलना नहीं सिखाया, लिन शेन ने कहा और उसने अपने फोल्डिंग पंखे से डी मैन पसंद के चेहरे पर वार किया। मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अहंकार से भरा डी मैन पसंद अपने जीवन आधार को बुलाए बिना केवल अपने कवच का उपयोग करके हमला किया और लिन शेन के पंखे पर सीधा मुक्का मारा। वास्तव में उसके पास अपना समर्थन देने के लिए अहंकार था। हवा में उसकी मुट्ठी के टूटने की तेज आवाज से पता चलता था कि उसकी ताकत कम से कम 9वें मोड़ के आसपास थी। हालांकि इससे पहले कि उसकी मुट्ठी लिन शेन के हाथ में पंखे को छू पाती, रहस्यमय प्रकाश पैटर्न अचानक पंखे से उड़कर उसके शरीर पर आ गिरे। जैसे ही रहस्यमय प्रकाश पैटर्न ने उसे छुआ, डी मैन पसंद को लगा जैसे वह मुरझा गया हो। उसकी गति और ताकत एक पल में काफी कम हो गई। लिन शेन ने पंखे से उसके चेहरे पर प्रहार किया, जिससे डी मैन पसंद का चेहरा एक तरफ मुड़ गया और चेहरे का कवच अंदर धंस गया। तमाचा, तमाचा। लिन शेन ने अपने पंखे से आगे पीछे प्रहार किया, जिससे डी मैन पसंद का चेहरा बाएं और दाएं घूमने लगा, जिससे वह इस हद तक भ्रमित हो गया कि उसे जवाबी हमला करने का अवसर भी नहीं मिल सका। धप। अंत में लिन शेन ने अपने पंखे को बंद कर दिया और इसे बल्ले के रूप में इस्तेमाल करके डी मैन पसंद के सिर पर प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और एक बड़ा गड्ढा बन गया। दोनों पक्षों के सभी लोग दंग रह गए। 9वीं बारी के असेंशन डी मैन व्यक्ति को ऐसे ही संभाला गया। ये बिल्कुल भी लड़ाई की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे एक पिता अपने बेटे को पीट रहा हो। मुख्य बात यह थी कि इस व्यक्ति ने वास्तव में कदम उठाने का साहस किया था। क्या उसे बाहर के डी मैन जनजाति से प्रतिशोध का डर नहीं था? एक क्षण के लिए दोनों समूह अचंभित रह गए, तथा जो आरोही हाथी आदमी से लड़ रहे थे, वे भी आगे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और युद्ध भूमि से हट गए। अब स्थिति ऐसी है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटी जाति के सदस्य ने वास्तव में डी मैन जनजाति के एक आरोही पर हमला करने का साहस किया और यहां तक कि उसे हराने में भी कामयाब रहा। यदि वे अब आगे आए तो डी मैन जनजाति का एक आरोही भी जीत नहीं पाएगा। क्या वे स्वयं को मौत के मुंह में नहीं भेज रहे होंगे? अगर वे आगे नहीं बढ़ते, युद्ध की स्थिति में भागते हैं, तो उन्हें डर है कि बाद में डी मैन जनजाति उन्हें नहीं छोड़ेगी। वे खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाते हैं, समझ नहीं पाते कि रुके या चले जाएं। एकमात्र व्यक्ति जो जल्दी भाग गया था वह था वान गुलियू, जो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लिन शेन ने उनकी परेशानियों की परवाह नहीं की। वह डी मैन जनजाति के उस सदस्य के पास उतरा, अपना पंखा उस आदमी के सिर की ओर किया और कहा, क्या हम अभी भी लड़ रहे हैं या नहीं? अब और लड़ाई नहीं, अब और लड़ाई नहीं। पराजित डी मैन सदस्य, जो अभी भी रहस्यमय प्रकाश पैटर्न में ढका हुआ था, उसके गुण लगभग आधे से कमजोर हो गए थे। उसने वापस बात करने की हिम्मत नहीं की।
शुरुआत में उन्हें डी मैन जनजाति में शीर्ष लड़ाकू नहीं माना जाता था, वे केवल छोटी दौड़ों में ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम थे। चूंकि आप लड़ नहीं रहे हैं तो अपने अंक स्थानांतरित कर दीजिए, लिन शेन ने कहा। क्या आपने नहीं कहा था कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं? डी मैन जनजाति के आरोही ने आंखें बदलते हुए कहा। लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। डी मैन जनजाति के आरोही को पता था कि उसे अपने अंक स्थानांतरित करने होंगे, वह नहीं जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई भोला भाला मूर्ख है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पृष्ठभूमि डी मैन जनजाति के सदस्य के रूप में उसकी पहचान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। लिन शेन को अपने अंक हस्तांतरित करने के बाद डी मैन सदस्य कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर उसने लिन शेन को आकाश में आरोही की ओर अपना पंखा दिखाते हुए देखा और चिल्लाया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यदि तुम अपने अंक नहीं सौंपते और हमारे साथ शामिल नहीं होते तो क्या तुम पीटे जाने का इंतजार कर रहे हो? अपने अंक हाथी आदमी को हस्तांतरित करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अपने अंक छोड़ दो। डी मैन जनजाति के आरोही ने उसके साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने के बाद उन आरोही लोगों ने अपने चेहरों पर अजीब भावों के साथ अपने अंक हाथी आदमी पर स्थानांतरित कर दिए। लिन शेन ने आश्चर्य के साथ डी मैन जनजाति के आरोही को देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी तत्परता से सहयोग करेगा। भाई, तुम्हारा दुर्बल करने का कौशल बहुत मजबूत है। अगर हम दोनों मजबूत एक साथ आ जाएं, तो हम डीएस बड़ी जैसे बड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी लूट सकते हैं। डी मैन जनजाति के आरोही ने लिन शेन के बगल में खड़े होकर कहा, अपने घावों की परवाह किए बिना भविष्य की एक गुलाबी तस्वीर पेश करते हुए। तुम 30 ले लो, मैं 70 ले लूंगा, लिन शेन ने सीधे कहा। क्या ये बहुत कम नहीं है? चलो इसे 50-50 बांट लेते हैं, लैंड ने कहा। 28, लिन शेन ने भावशून्यता से कहा। ठीक है, ये 30-70 है। लैंड ने तुरंत सहमति व्यक्त की, क्योंकि वह जानता था कि जिस व्यक्ति से वह निपट रहा था उससे बात करना आसान नहीं था और बहस करने से विवाद हो सकता था। लैंड और बाकी लोग अचंभित थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पिटाई और अंक लूटने के बाद डी मैन जनजाति का एक सदस्य वास्तव में टीम में शामिल हो गया था। यह आमतौर पर दबंग डी मैन लोगों के लिए कुछ हद तक असामान्य लग रहा था। एलिफेंट मैन के अंकों में वृद्धि देखकर उन्हें ईर्ष्या तो हुई, लेकिन अपने पिछले निर्णय पर पछतावा नहीं हुआ। अंक चाहे जितने भी वांछनीय थे, वे उनके लिए डी मैन जनजाति को पार करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अब डी मैन जनजाति का सदस्य काफी दोस्ताना लग रहा था, लेकिन कौन जानता था कि उनके जाने के बाद वह शत्रुतापूर्ण हो जाएगा। आपको लाभ में हिस्सा लेने के लिए योगदान देना होगा। यदि आप योगदान नहीं देते हैं तो यह आपके पिछले लाभों को खोने के समान है। आप सभी इसे समझते हैं, है ना? लिन शेन का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था और उसने मुस्कुराते हुए लैंग और अन्य लोगों की ओर देखा। बेशक, जैसा कि होना चाहिए। बाकी लोगों ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया, आभारी थे कि लिन शेन उनके साथ हिसाब चुकता नहीं कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लैंड और अन्य लोगों की टीम में शामिल होने से उनके संभावित लक्ष्यों की सीमा काफी बढ़ गई। ब्रह्मांड में डी मैन जनजाति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे वे लूटने की हिम्मत न करते हो। बैकवोट। पहले तो लैंग और अन्य लोग डरपोक थे, लेकिन लैंड के सरगना बनने और एलिफेंट मैन की धृष्टता तथा टीम के सदस्यों की बढ़ती संख्या के कारण वे धीरे धीरे मुक्त हो गए और खुलेआम लूटपाट करने लगे। जैसे जैसे टीम का आकार बढ़ता गया, चाहे उनका सामना किसी भी जाति के एस्केंडर्स से होता, वे सभी को लूट लेते। जो लोग अपने वर्तमान समय को नहीं देख पाते, उन्हें असंख्य आरोही शासकों से जीवन आधारों की बौछार का सामना करना पड़ता, और यहाँ तक कि सामान्य 10वीं बारी का आरोही भी इसका सामना नहीं कर पाता। जल्द ही उनकी टीम 1000 से अधिक एस्केंडर्स की ताकत में विकसित हो गई और लिन शेन के आदेश पर हजारों जीवन आधारों को मुक्त कर दिया गया, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से भव्य दृश्य पैदा हो गया। लैंड का मूल इरादा लिन शेन को रोकना था तथा उससे निपटने से पहले डी मैन जनजाति के दुर्जय लड़ाकों का सामना करने की प्रतीक्षा करना था। हालांकि जैसे जैसे टीम मजबूत होती गई और उसने शीर्ष 100 रैंक वाली कई रेसों में जीत हासिल की, लैंड को अचानक एहसास हुआ कि स्थिति ऐसी थी कि वह अकेले लूटने की तुलना में अधिक तेजी से अंक हासिल कर रहा था। जिन लोगों को वह अकेले लूटने की ताकत नहीं रखता था, उन्हें अब बस उसके आदेश की जरूरत थी और हजारों लाइफ बेस बरसने लगे। कुछ ही आरोही इसके खिलाफ खड़े हो सकते थे और सभी आज्ञाकारी रूप से अपने अंक सौंप देते थे। इसके अलावा टीम तेजी से बढ़ती रही।
लिन शेन ने दस्ते के नेताओं, मुख्य दस्ते के नेताओं और अन्य लोगों के बीच समग्र दस्ते के नेताओं का एक पदानुक्रम भी तैयार किया, और यहां तक कि उन सदस्यों की भर्ती भी की जो दौड़ के शीर्ष 100 में रैंक किए गए थे। किसी तरह इस असंगठित समूह को एक दुर्जय सेना में बदल दिया। टीम ने पहले ही बहुतों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, क्योंकि एलिमिनेशन प्रतियोगिता में आमतौर पर हर एक फाइटर अलग अलग होता था, ज्यादातर एक ही जाति के सदस्य सहयोग करते थे। इस तरह की लड़ाई में अलग अलग जातियों का गठबंधन कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वह इंसान बहुत दिलचस्प है, कैथरीन ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अवसरवादी टिया ने पलटकर जवाब दिया, उसे लिन शेन बहुत पसंद नहीं था। उसे लिन जियांगडोंग जैसे व्यक्तिवादियों की रोमांटिक वीरता पसंद थी। आप समझ नहीं रहे हैं। जबकि व्यक्तिगत मार्शल शक्ति महत्वपूर्ण है, एक टीम को एकजुट करने की क्षमता भी उतनी ही कीमती है। इसके अलावा गृह युद्ध के मैदान पर एस्केंडर्स विभिन्न जातियों से आते हैं। इतने कम समय में ऐसी टीम का गठन करना और युद्ध प्रभावशीलता बनाना, यह कोई आसान काम नहीं है, कैथरीन ने समझाया। सच में, टिया को यकीन नहीं हुआ और मुंह बनाते हुए उसने कहा, फिर भी अपराजित राजा अधिक स्टाइलिश है। कैथरीन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और आगे बहस न करने का निर्णय लिया। स्वर्ग का सम्राट बादलों पर लेटा था और सुंदरियां उसके लिए अंगूर छील रही थीं। उस बच्चे में कुछ क्षमता है, उसने सोचा, सुंदरियों की सेवा का आनंद लेते हुए आकाश में दृश्य को देखते हुए। आश्चर्यजनक रूप से वह अमर गृह युद्ध के मैदान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, जो कि दिव्य जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके बजाय लिन शेन को देख रहा था। अन्य जातियों को एकजुट करने की लिन शेन की क्षमता वास्तव में उत्कृष्ट है, एनरोन ने टिप्पणी की। उसके शब्दों में एक अंतर्निहित चुभन थी, क्योंकि सेलेस्टियल जाति विशेष रूप से विदेशी द्वेषी थी, और सेलेस्टियल रथ के बिना उन लोगों को शायद ही कभी महत्व देती थी। लिन शेन के बारे में ऐसा कहते हुए एनरोन ने निर्विवाद रूप से सुझाव दिया कि स्वर्गीय सम्राट ये सवाल कर सकते हैं कि क्या लिन शेन अन्य जातियों के साथ गुट बनाएंगे। इस योग्यता के बिना कोई दिव्य मास्टर संस्थान का डीन बनने के लिए कैसे योग्य हो सकता है। हालांकि स्वर्गीय सम्राट ने एनरोन के शब्दों के निहितार्थ को गलत समझा और मुस्कुराते हुए कहा, लिन शेन के प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न दिखाई दिए। एम्पायर पर विशेष सामग्री खोजें। जैसा कि स्वर्गीय सम्राट कहते हैं। स्वर्गीय सम्राट की प्रतिक्रिया देखकर डी रोंग ने और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा ना हो कि वह उन्हें नाराज कर दे। जैसे जैसे टीम बड़ी होती गई, अधिक से अधिक लोगों का ध्यान लिन शेन की टीम की ओर गया। ये स्थिति क्या है? 10,000 आरोही लोगों की टीम, और विभिन्न जातियों के सदस्यों से बनी। लानत है, फीनिक्स कबीले के एस्केंडर्स को लूट लिया गया। हाँ, वह आदमी अभी भी बहुत ऊंचा और शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हजारों लाइफ बेस दिखाई दिए, वह डर के मारे लगभग गीला हो गया। अरे, अगर एलिमिनेशन गेम इसी तरह खेला गया तो उनके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? यहां तक कि डीएस बड़ी ई को भी पीछे हटना होगा। इतने कम समय में ही उनकी संख्या 10,000 तक पहुंच चुकी है। जबकि लिन शेन ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए अंक छीने, बली हेलो में चढ़ावे की संख्या में वृद्धि के साथ वृद्धि जारी रही। असेंशन लेवल प्लेनेट बैटलफील्ड में युद्ध में भाग लेने वाले लगभग 100 अरब असेंडर हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि लिन शेन ने नहीं मारा, इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरों ने भी नहीं मारा। कई शीर्ष स्तरीय आरोही छोटी मोटी बातचीत से परेशान नहीं होते, उनके लिए किसी को मारना उसे अंक सौंपने के लिए मनाने से कहीं अधिक तेज था। वे मृतक आरोही लिन शेन के लिए प्रसाद बन गए, जिससे बलि प्रभामंडल के गुण अभूतपूर्व गति से बढ़ गए। क्योंकि पेशकश की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, सभी आरोही थे, विशेषताओं में वृद्धि असाधारण रूप से तेज थी। केवल आधे दिन में ये पहले से ही 500 अंक पार कर गया था, जो एक अभूतपूर्व उच्च स्तर पर पहुंच गया था। शाम तक लिन शेन की टीम में 50,000 से अधिक सदस्य हो गए थे, और यही वह समय था जब लिन शेन ने लूट का पहला वितरण किया। जिन आरोही खिलाड़ियों को बाद में लूटा गया, उन्होंने पहले ही दूसरों से कई अंक छीन लिए थे, इसलिए अंकों की मात्रा कई गुना बढ़ गई थी। अब 5 मुख्य कमांडर, 500 से ज्यादा विभाग प्रमुख और कई हजार टीम लीडर थे। स्तर दर स्तर वितरित, यहां तक कि साधारण आरोही को भी 2-2 अंक मिले। साम्राज्य में नई दुनिया का अन्वेषण करें। ये 2 अंक उन्हें बहुत उत्साहित करने के लिए पर्याप्त थे, क्योंकि आमतौर पर वे तोप का चारा थे जिसे दूसरे लोग लूट लेते थे। अब न केवल उनके पास 2 अंक थे, बल्कि टीम के भीतर उन्हें अन्य शक्तिशाली आरोही द्वारा लूटे जाने की चिंता नहीं थी, और वे बहुत सुरक्षित महसूस करते थे।
यदि वे प्रतिदिन इसी प्रकार अंक प्राप्त करते रहें तो उन्हें रैंकिंग में स्थान पाने का मौका मिल सकता है, जो पहले उनके लिए असंभव था। अधिकांश एस्केंडर्स लिन शेन के साथ काम करना जारी रखने के लिए तैयार थे, और वे टीम लीडर, विभाग प्रमुख और मुख्य कमांडर जो हर छापे के लिए कमीशन प्राप्त कर सकते थे, वे भी इसी तरह प्रेरित थे। जितना अधिक वे छीनते थे उतना ही अधिक वे आपस में बांट लेते थे। लिन शेन के 50,000 से अधिक आरोही पूरे आरोही युद्ध के मैदान में ज्यादा नहीं लग सकते थे, लेकिन बड़ी जातियों के वे मजबूत आरोही भी इस समय इतने सारे आरोही इकट्ठा नहीं कर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, या यूं कहें कि बड़ी जातियों के उन आरोही लोगों को इन साधारण आरोही लोगों की परवाह ही नहीं थी और उन्होंने कभी भी उन्हें एकत्रित कर लड़ाकू बल बनाने के बारे में नहीं सोचा। अब जब हमारे पास इतने सारे लोग हैं तो एक साथ काम करना काफी अक्षम है। अब समय आ गया है कि हम अपनी सेनाओं को विभाजित करें। लिन शेन ने 5 मुख्य कमांडरों को बुलाया। उनका इरादा 5 समूहों में विभाजित होकर अलग अलग दिशाओं में जाकर अमीरों को लूटने और गरीबों की सहायता करने का था। लैंड और बड़े परिवारों से आने वाले 4 अन्य मुख्य कमांडर बहुत खुश थे। लिन शेन के आसपास होने से वह लूटे गए अंकों का बड़ा हिस्सा अपने पास ले लेता था, लेकिन लिन शेन के बिना वे इतनी बड़ी टीम का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। लिन शेन ने सक्रिय रूप से सेनाओं को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, जो स्वाभाविक रूप से उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी। भविष्य में वे जो अंक लूटेंगे वे केवल उनके ही होंगे। हमारी टीमों के बीच संघर्ष से बचने के लिए हमें युद्धघोष पर सहमत होना चाहिए, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए अपना पंखा हिलाते हुए कहा। बॉस, बस एक शब्द बोलिए और हम सुनेंगे, लैंड ने जल्दी से जवाब दिया। चलो ऐसा करते हैं। भविष्य में आप अपनी टीमों को चाहे जो भी नाम दें, हमारा एकीकृत युद्धघोष यही होगा। आकाश विशाल है, क्षेत्र असीम है, मैं जंगली जीवन जीता हूं। जब भी आप ये युद्धघोष सुनेंगे, ये हमारी टीमों से होगा। बस हमारे ही किसी से युद्ध मत करना। लिन शेन ने लैंड और अन्य मुख्य कमांडरों को युद्धघोष को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। आकाश विशाल है, क्षेत्र असीम है, मैं जंगली जीवन जीता हूं। जब 50,000 से अधिक लोगों ने एक साथ चिल्लाया तो लिन शेन ने अपने भीतर एक भयानक शक्ति महसूस की, जो लगभग उसके मुकुट चक्र को फटने वाली थी। भाइयों, समुद्र आकाश तक फैला है, हमारी यात्रा लंबी है। चाहे आप कहीं भी पहुंचे या आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमेशा याद रखें कि आप कभी मेरी टीम के सदस्य थे। आप इस तारों भरे आकाश के नीचे अजेय, निडर और बेजोड़ अजेय दुनिया भर में घूमते थे। चाहे आपको कितनी भी कठिनाइयां या खतरनाक बाधाएं क्यों न आए, हार न माने, झुके नहीं, संकोच न करें, असहाय महसूस न करें। जब तक हम एकजुट हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। आओ, हम सब मिलकर अपना युद्ध गीत गाएं, दुनिया को हमारी आवाज सुनाएं। भाइयों, हम लीडरबोर्ड पर फिर मिलेंगे। आसमान विशाल है, खेत असीम है, मैं उन्मुक्त जीवन जीता हूँ। आसमान विशाल है, खेत असीम है, मैं उन्मुक्त जीवन जीता हूँ। उनकी आवाजों से धरती हिल गई, उनका वेग इंद्रधनुष के समान था। लैंड और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। शुरू में उन्होंने सोचा कि एक बार जब वे अपनी टीम को अपने कबीले के लोगों के साथ मिला लेंगे तो वे पलटकर लिन शेन को लूटने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान गति को देखते हुए, भले ही वे लिन शेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, वे शायद प्रयास करने के लिए तैयार नहीं होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर, सब अपना ख्याल रखना। लिन शेन ने लैंड और अन्य लोगों को अलविदा कहा। टीम के अधिकांश सदस्यों को उनके पास छोड़ दिया, जबकि अपने साथ लगभग 1000 एस्केंडर्स को रखा, जिनमें एलिफेंट मैन, कमजोर योद्धा लोग, लैंग, एओ और कुछ अन्य शामिल थे। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि उसके अंक पहले से ही पर्याप्त थे और इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं था। जो कोई भी इतने सारे एस्केंडर्स को इकट्ठा देखता, वह दूर भाग जाता। लूटे गए अंक भी वितरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। ये सिर्फ एक ग्रह था, ब्रह्मांड का युद्ध क्षेत्र नहीं था, और इतने सारे आरोही को समर्थन देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। लिन शेन ने इन 1000 से अधिक सदस्यों का नेतृत्व करते हुए अमीरों को लूटना और गरीबों की सहायता करना जारी रखा, लेकिन एक बार जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इसे रोकना मुश्किल हो गया। अगले दिन तक लिन शेन के चारों ओर 20 से 30,000 आरोही एकत्र हो गए। लिन शेन के पास अपनी सेना को विभाजित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपने साथ केवल 1000 लोगों को लेकर युद्ध के मैदान में लिन जियांगडोन के ठिकाने की खोज जारी रखता था। एक दिन के बाद बड़े परिवारों से काफी सारे आरोही एक साथ इकट्ठा होने लगे और लिन शेन का अंततः सेलेस्टियल रेस की एक टीम से सामना हुआ।
हालांकि लैंग और अन्य लोग सेलेस्टियल रेस की दर्जनों आरोही टीम को देखकर पहले की तरह भयभीत नहीं थे, फिर भी किसी ने उन्हें लूटने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। विभिन्न जातियों के इतने सारे आरोही लोगों को एक साथ देखकर सेलेस्टियल रेस टीम भी अचंभित रह गई। बहुत अधिक चींटियां एक हाथी को मार सकती थी। इतने सारे आरोही का सामना करने के कारण उन्हें जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से सावधान रहना पड़ा। अपने पंखे की एक लहर के साथ लिन शेन ने 1000 से अधिक आरोही को रोक दिया, जो चुपचाप हवा में मंडरा रहे थे। बॉस, वहां परेशानी है। वहां उन सेलेस्टियल्स के बीच राजकुमार तियान बुलुओ हैं। लैंग ने सेलेस्टियल्स की जांच की और नेता को पहचानने के बाद वह चौंक गया और जल्दी से लिन शेन को बताया। एओ और पास खड़े अन्य लोगों ने भी यह सुना और चौंक गए और स्वर्गीय जाति के राजकुमार तियान बुलुओ की ओर देखने लगे, जो अब अपने लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। तियान बुलुओ को अपनी टीम के साथ आते देख लैंग और बाकी लोगों को असहज महसूस हुआ। तियान भाई, तुम भी वास्तव में लड़ाई में शामिल हो गए हो। लेकिन जैसे ही तियान बुलुओ करीब आया, उसने लिन शेन का अभिवादन किया। तियान बुलुओ के लिन शेन के संदर्भ ने सभी को चौंका दिया। दिव्य जाति के सुप्रसिद्ध राजकुमार तियान बुलुओ ने वास्तव में लिन शेन को भाई की तरह संबोधित किया था। देखते हुए पूछा, हाँ, क्या आप मेरी टीम में शामिल होने में रुचि रखते हैं? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी होगी। तियान बुलुओ ने तुरंत सहमति जताई, यहां तक कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि अंक कैसे बांटे जाएंगे। लैंग और बाकी लोग दंग रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि लिन शेन सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मजबूत टीम क्षमताएं, तेज दिमाग, सामाजिकता और बातचीत करने में अच्छा और दुर्लभ कमजोरी कौशल वाला एक भाग्यशाली व्यक्ति है। अंत में वह एक छोटे से कबीले का व्यक्ति था जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, जो गृह युद्ध के मैदान की विशेष परिस्थितियों में केवल थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर सकता था और जो युद्ध के मैदान से निकलने के बाद कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन अब उन्हें अचानक पता चला कि यह आदमी उनकी कल्पना से अलग लग रहा था। यहां तक कि सेलेस्टियल रेस के राजकुमार तियान बुलुओ भी बिना किसी सवाल के उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बिना कुछ पूछे उनकी टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। लगभग ऐसा लगा जैसे उनकी टीम में शामिल होना एक विशेषाधिकार था। अब वे कुछ हद तक खुश थे कि उन्होंने शुरू से ही लिन शेन का अनुसरण किया था। लिन शेन को पता था कि तियान बुलुओ सिर्फ डीएस बड़ी ई को हराने के लिए लड़ाई में भाग ले रहा था और उसके लिए अंक कोई मायने नहीं रखते थे। भले ही उसे अंक न दिए जाएं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। फिर भी लिन शेन ने तियान बुलुओ को टीम के नियम स्पष्ट रूप से समझाए। भले ही तियान बुलुओ खुद अंक नहीं चाहता था, लेकिन उसके पीछे चल रहे सेलेस्टियल असेंडर्स को अभी भी उनकी जरूरत थी। तियान बुलुओ को कोई आपत्ति नहीं थी और स्वाभाविक रूप से न ही उसके पीछे चल रहे दिव्य आरोही को कोई आपत्ति थी। राजकुमार तियान बुलुओ को लिन शेन की व्यवस्था के अनुसार चलते देखकर लैंग और अन्य लोगों को अंततः समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस ने प्रमुख जनजातियों से असेंडर्स को छीनने की हिम्मत की। उसके पास इतनी गहरी नींव है। लैंग और अन्य लोगों की आंखें घूम रही थीं, उनके दिमाग में भगवान जाने क्या योजनाएं चल रही थीं। तियान बुलुओ और उसके साथियों के शामिल होने से लिन शेन की 1000 सदस्यीय टीम और भी अधिक उन्मत्त हो गई तथा गरीबों की सहायता के लिए अमीरों से लूट करने लगी। यहां तक कि उनके रैंक में एक दिव्य जाति के राजकुमार के साथ लैंग और उसके साथियों को अब किसी भी बात का डर नहीं था। लिन शेन के सिर्फ एक आदेश पर हजारों आरोही बिना किसी हिचकिचाहट के जहां भी निर्देशित किया जाता हमला कर देते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत समय नहीं बीता था कि टीम की संख्या 10,000 को पार कर गई। इस बार लिन शेन ने 10,000 को अलग कर दिया और एक प्रसिद्ध सेलेस्टियल असेंडर को स्वतंत्र रूप से विकास करने के लिए एक टीम का नेतृत्व करने का निर्देश दिया। लिन शेन का मूल इरादा बस इतना था कि वहां बहुत अधिक लोग थे और इतने सारे आरोही को बनाए रखने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण अंक अर्जित नहीं किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया कि घटनाएं उनकी उम्मीदों से परे मोड़ ले लेंगी। अतीत में लिन शेन जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति टीम बनाने के लिए आरोही को इकट्ठा करता था, तो वे ज्यादातर अपने ही कबीले के आरोही को भर्ती करते थे या ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसे लोगों को जोड़ते थे जिनके साथ उनका कोई संबंध था। यहां तक कि जिन लोगों ने विभिन्न जनजातियों से एस्केंडर्स की भर्ती की, उन्होंने भी अपने आसपास ही कार्य को केंद्रित रखा तथा कभी भी सत्ता के वितरण पर विचार नहीं किया। लिन शेन ने शक्ति एकत्रित की और फिर उसका विकेंद्रीकरण किया तथा लाभ को साझा किया। इस तरह की प्रथाएं पहले अनसुनी थी, कम से कम किसी महत्वपूर्ण पैमाने पर तो नहीं। लेकिन इस बार मामला अलग था।
लिन शेन ने एक मॉडल स्थापित किया, जिसके बाद अलग होने वाली टीमों ने भी उसी का अनुसरण किया। इतने सारे लोगों को मैनेज करने में असमर्थ अलग होने के बाद तेजी से बढ़ने वाली टीमों को भी इसी दुविधा का सामना करना पड़ा। नतीजतन उन्होंने लिन शेन के दृष्टिकोण को दोहराया और अपनी टीमों को और विभाजित कर दिया। स्नोबॉलिंग विधि वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन से भी कम समय में अधिक से अधिक टीमें असेंशन लेवल प्लेनेट युद्ध क्षेत्र में दिखाई दी। एक टीम 10 में विभाजित हो गई, 10-100 में टीमों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। जिन बड़ी जनजातियों को लूटा गया था, उनके कई शक्तिशाली सदस्यों ने ये रणनीति सीखी और अपनी टीमें बनानी शुरू कर दी। जब उनके द्वारा गठित टीमें लिन शेन के समूह से अलग हुई टीमों से भिड़तीं, तो वे दूसरे पक्ष को कुछ इस तरह चिल्लाते हुए सुनते, आकाश विशाल है, क्षेत्र अंतहीन है, मैंने एक अत्यंत जंगली और लापरवाह जीवन जिया है। पहले तो उन्हें लगा कि ये लोग बहुत घमंडी हैं। कुछ मुठभेड़ों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जब तक वे ये कुछ पंक्तियां चिल्लाते रहेंगे, तब तक दूसरा पक्ष उन्हें अपना ही समझेगा और शांतिपूर्वक अपने अपने रास्ते पर चलेगा। परिणामस्वरूप ये पंक्तियां भी उन्होंने सीख ली थीं। जब कोई बड़ी सेना मिलती थी, तो वे उन पंक्तियों का आदान प्रदान करते थे, और फिर हर कोई एक दूसरे को अकेला छोड़ देता था और लूटने के लिए अकेले या छोटे समूहों की तलाश में निकल जाता था। पूरा असेंशन लेवल प्लेनेट युद्ध क्षेत्र ऐसा था जैसे कि वह किसी वायरल प्लेग से संक्रमित हो गया हो। अनगिनत टीमें उभर आईं। अकेले असेंशन करने वालों को, यहाँ तक कि जो शीर्ष लड़ाके थे, हजारों असेंशन करने वाली टीमों के सामने टिक पाना मुश्किल हो गया। उन्हें या तो लूट लिया गया या किसी टीम में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, या उन्होंने अपनी खुद की टीम बना ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो असेंशन लेवल ग्रह युद्ध क्षेत्र पर सैकड़ों वर्षों से अप्रत्याशित स्थिति सामने आई। कई टीमों ने ग्रह पर बिखरे हुए आरोही को बेतहाशा अवशोषित कर लिया। टीमों की संख्या बढ़ती गई और अकेले आरोही कम होते गए। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लें। दिलचस्प, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि उकसाने वाले ने भी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की होगी, कैथरीन ने कहा, उसकी हंसी खुशी से गूंज रही थी। इस डर से हम जल्द ही दसियों हजारों या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों या लाखों आरोही के बीच लड़ाई देखेंगे, एक ऐसा तमाशा जो दौड़ की रैंकिंग लड़ाइयों में पहले कभी नहीं देखा गया। क्या ऐसा परिदृश्य सचमुच घटित हो सकता है? टिया ने आश्चर्य से पूछा। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं और छोटी मछलियां झींगा खाती हैं। जब झींगा और छोटी मछलियां दोनों खत्म हो जाती हैं, तो बड़ी मछलियों के बीच ये देखने के लिए लड़ाई हो जाती है कि कौन बड़ा हो सकता है। दुर्भाग्य से उन्मूलन चरण इतना छोटा है, सिर्फ 3 दिन। अगर हमारे पास लंबी समय सीमा होती, तो हम अरबों आरोही की लड़ाई भी देख सकते थे, कैथरीन ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। जिस आदमी ने ये सब शुरू किया वह वाकई अविश्वसनीय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये जानबूझकर किया गया था या आकस्मिक। अपनी ताकत से उसने पूरे असेंशन लेवल ग्रह युद्ध क्षेत्र को अराजकता में डाल दिया है। उस युवा साथी के पास परेशानी पैदा करने की काफी क्षमता है, स्वर्गीय सम्राट ने सोचा, आंखें सिकोड़कर। जैसे ही उसने असेंशन लेवल ग्रह युद्ध क्षेत्र में घटित हो रही घटनाओं को देखा, वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि अंतिम स्थिति कैसी होगी। यदि सचमुच ही अरबों खरबों आरोही लोगों के बीच अराजक युद्ध छिड़ जाए तो यह एक अत्यंत विनाशकारी आपदा होगी। एनरोन ने उसके बगल में कुछ नहीं कहा। अब उसे आग को हवा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ जाए तो अनगिनत आरोही गिर जाएंगे। कोई नहीं जानता कि प्रमुख जनजातियों के कितने आरोही अंदर ही अंदर मर जाएंगे। जनजातियों के पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। भड़काने वाले के रूप में स्वर्गीय सम्राट भी तियान की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता। टीमें अभी भी छोटे समूहों या अकेले आरोही को लूट सकती हैं, लेकिन एक बार जब ये अकेले आरोही एक निश्चित स्तर तक कम हो जाएंगे, तो टीम दर टीम अवशोषण अपरिहार्य और अजेय हो जाएगा। डी मैन जनजाति के क्रिस्टिन ने मैदानों में इत्मीनान से टहलते हुए पहले ही 1000 से ज्यादा अंक जमा कर लिए थे। पिछले अनुभव के आधार पर ये अंक रैंकिंग की लड़ाई में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थे, इसलिए वह और अधिक लूटने की जल्दी में नहीं था, बस दूसरे आरोही के उसके पास आने का इंतजार कर रहा था। अचानक क्रिस्टिन ने अपने आगे कई आरोही प्राणियों को आते देखा। शुरू में क्रिस्टिन बहुत रोमांचित था। बड़ी संख्या में अंक का मतलब था रैंकिंग की लड़ाई में उच्च प्रारंभिक रैंकिंग, जिससे उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। ये कितने दयालु लोग हैं जो एक बार फिर अपनी बात रखने आए हैं, क्रिस्टिन ने कहा। उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान तैर गई, लेकिन बहुत जल्द ही क्रिस्टिन के चेहरे पर मुस्कान जम गई।
आसमान में और भी कई आरोही दिखाई दिए, जो एक काले बादल की तरह सूरज को ढक रहे थे, आसानी से हजारों में, और संख्या अभी भी बढ़ रही थी। भाड़ में जाओ, क्या हो रहा है? क्रिस्टिन जितना भी शक्तिशाली था, वह हजारों एस्केंडर्स द्वारा एक साथ अपने जीवन आधारों को मुक्त करने का सामना नहीं कर सका। NOLBIN.C ओम भगवान। पागलपन, घोर पागलपन। डी-मैन जनजाति के एस्केंडर, जिसे तलवार दानव के रूप में जाना जाता है, क्रिस्टिन, वास्तव में उसके अंक चुरा लिए गए। हाँ, क्रिस्टिन बहुत बदकिस्मत है। वो 1,00,000 आरोही की टीम से भिड़ गई, जिसका नेतृत्व बिस्ट कबीले के एक आरोही ने किया, जो फीनिक्स कबीले से बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर वे दो जनजातियों के बीच संघर्ष को भड़काने के बारे में चिंतित नहीं होते, तो क्रिस्टिन शायद जिंदा भी नहीं बच पाती। इस बार यह असेंशन युद्ध क्षेत्र बहुत ही दिलचस्प है। वे सभी प्रतिभाशाली लोग जो अपने साथियों के बीच अजेय माने जाते हैं, इन भयानक असेंडर टीमों के सामने कुछ भी नहीं बल्कि कचरा है। ये क्रिस्टिन की गलती नहीं है, यहाँ तक कि अगर DS बड़ी भी आते तो उन्हें भी अंक देने पड़ते। अरे वाह, जिसने भी इस टीम मोड का आविष्कार किया है, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्रिस्टिन जिस दिशा में जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसका सामना किसी दूसरी टीम से होने वाला है। अरे यार, ये कैस कबीले के वुमिया की अगुवाई वाली टीम है। हालांकि पिछली बिस्ट कबीले की टीम जितनी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी 10,000 से अधिक मजबूत है। वुमिया क्रिस्टिन से कमजोर नहीं है, और अब उसके पास 10,000 से अधिक एस्केंडर्स की सेना है। ये खत्म हो गया है। ये सचमुच खत्म हो गया है। वह उनसे टकरा गया है। भाड़ में जाओ। क्रिस्टिन बहुत तेज दौड़ती है। क्या यह अपनी जान बचाने के लिए भागना नहीं है? रुको, वो मिया को अचानक टीम कैसे मिल गई? क्या वह पहले अकेला नहीं था? एम्पायर से और अधिक सामग्री का आनंद ले। हाँ, मैंने देखा, जब आप सब क्रिस्टिन को लूटते हुए देख रहे थे, मैंने वो मिया को भी लूटते हुए देखा। लेकिन उसने उस टीम में शामिल होने का फैसला किया जिसने उसे लूटा था, और अब वह पिछले नेता को बाहर धकेलते हुए पहले ही शीर्ष पर पहुंच गया है। यह अराजकता है, शुद्ध अराजकता। टिया की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं, और उसका मुंह काफी देर तक खुला रहा। क्रिस्टिन, सोचिए कि उसे असेंशन युद्ध के मैदान में इतना कठिन समय क्यों बिताना पड़ रहा है। सोफे पर लेटी कैथरीन ठहाके लगाते हुए हंस रही थी। क्रिस्टिन नाम का वह लड़का हमेशा से बहुत घमंडी रहा है, और अब उसे लूटा जा रहा है और उसका पीछा किया जा रहा है, बिल्कुल एक आवारा कुत्ते की तरह। ये वाकई बहुत मजेदार है। लेकिन इस दर पर टीम की लड़ाइयां जल्द ही एक दूसरे को चीरने लगेंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। DS बड़ी ई का भी 50,000 की टीम से सामना होने वाला है। टिया अचानक चिल्लाए। कैथरीन ने देखा, और सचमुच DS बड़ी ई का सामना एक बड़ी टीम से होने वाला था। असेंशन युद्ध क्षेत्र को देखने वाले सभी लोगों ने अपना ध्यान DS बड़ी ई की ओर लगाया। यदि उसे भी लूट लिया गया, तो यह असेंशन स्तर उन्मूलन दौर पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा, और टीम लड़ाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। DS बड़ी ई ने सक्रिय रूप से अंक चुराने की कोशिश नहीं की थी। वह नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था और दूसरों के उसके पास आने का इंतजार कर रहा था। उन्हें केवल उन लोगों के खिलाफ जीत की जरूरत थी जो उन्हें चुनौती देना चाहते थे और ये अंक रैंकिंग की लड़ाई में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थे। अचानक DS बड़ी ई ने नदी के उस पार आकाश में आरोही पक्षियों का एक झुंड देखा, जो घना और असंख्य था, जिसकी गिनती करना कठिन था। DS बड़ी ई ने देखा कि आकाश में आरोही टिड्डियों के एक दल की तरह उमड़ पड़े, तथा उसे पूरी तरह से घेर लिया, तथा नदी के किनारों और आकाश में हर जगह आरोही दिखाई दिए। DS बड़ी ई, हम फिर मिलेंगे, प्रमुख आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, DS बड़ी ई के सामने आकर। लेसी। DS बड़ी ई ने अपने सामने खड़े आरोही को देखा और उसका नाम याद किया। शॉक थंडर कबीले के लेसी ने एक बार उसे चुनौती दी थी। दुर्भाग्य से वह उससे हार गया था। हालांकि लेसी की ताकत काफी अच्छी थी, और DS बड़ी ई को अभी भी उससे कुछ प्रभाव था। DS बड़ी ई, हमारी लड़ाई जारी रहने वाली है, लेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि आगे बढ़ने के लिए आपको रैंकिंग की लड़ाई में उतरना होगा। अभी के लिए अपने अंक सौंप दें। तुम मेरे अंक लूटना चाहते हो? DS बड़ी ई ने पूछा, जब वह आरोही से भरे आकाश की ओर देख रहा था। लूटना नहीं, लेसी ने हंसते हुए कहा, यह धन को अमीरों से गरीबों में पुनर्वितरित करना है। आपने बहुत सारे अंक लूटे हैं, मैं बस वही लौटा रहा हूं जो आपने उन कमजोर आरोही लोगों को लूटा है। लेसी जानता था कि वह DS बड़ी ई को नहीं हरा सकता, लेकिन अब उसके पास 50,000 से ज्यादा एस्केंडर्स उसके समर्थन में थे।
भले ही वह डीएस बड़ी ई को न हरा पाए, लेकिन उसके पॉइंट लूटने से उसे अच्छा लगेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सही बात है। चूंकि हम धन का पुनर्वितरण कर रहे हैं, इसलिए इसे सभी के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। मैं अपने विचार हर आरोही के साथ साझा करूंगी और आपके विचार भी वही होने चाहिए, डीएस बड़ी ई ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास बंद करो। मैं अपने पॉइंट्स के साथ क्या करता हूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपने पॉइंट्स दे दो, वरना मैं इन 50,000 भाइयों को नाराज होने से नहीं रोक पाऊंगा। अगर तुम्हें चोट लगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेईसी ने ठंडी आवाज में कहा। मैं अब सभी के अंक समान रूप से वितरित करने का इरादा रखता हूं। यदि आप मुझे रोकना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और प्रयास करें, डीएस बड़ी ई ने कहा और वह उठकर लेईसी की ओर चला गया। लेईसी का चेहरा थोड़ा बदल गया और अपने जीवन आधार को बुलाते हुए चिल्लाया, भाइयों, चलो एक साथ ऐसा करते हैं। डीएस बड़ी ई को दबाते हैं और शीर्ष विशेषज्ञ को हमारी ताकत दिखाते हैं। हालांकि लेईसी ने जीवन आधारों को बुलाए जाने की गर्जना वाली आवाज नहीं सुनी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि आरोही एक दूसरे को देख रहे थे। उनमें से कोई भी अपने जीवन आधार को नहीं बुला रहा था। कुछ आरोही जो लेईसी के साथ अच्छे संबंध में थे, उन्होंने अपने जीवन आधारों को बुलाने का इरादा किया था, लेकिन ये देखकर कि उनके आसपास कोई भी नहीं हिल रहा था और डीएस बड़ी ई की निगाह से बह जाने के बाद उन्होंने भी अपने जीवन आधारों को नहीं बुलाया। लेईसी हैरान और क्रोधित दोनों थी। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, डीएस बड़ी ई उससे कुछ ही कदम दूर थी। डीएस बड़ी ई का हर कदम सामान्य लग रहा था, फिर भी लेईसी को ऐसा लग रहा था जैसे ग्रिम रीपर उसे निशाना बना रहा हो। डीएस बड़ी ई के हर कदम से उसे ऐसा लग रहा था कि मौत उसके करीब आ रही है, जिसे चकमा देना, भागना या रोकना असंभव है। मैं बांट लूंगा। लेईसी के माथे की नसें उभर आईं क्योंकि उसने कई बार वार करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा करने का कभी मौका नहीं मिला और अंततः उसने अपने जीवन आधार को वापस ले लिया, अपने दांत पीसते हुए, और कहा। डीएस बड़ी ई ने लेईसी के अंक लिए और फिर अपने वचन के अनुसार उन्हें अपने अंकों के साथ सभी आरोही लोगों में वितरित कर दिया। इस दस्ते के नेता लेईसी, जिन्होंने अधिकांश अंक अर्जित किए थे, ने पाया कि डीएस बड़ी ई के बराबर वितरण के बाद प्रत्येक सदस्य के अंक 11 तक पहुंच गए थे। कई आरोही न केवल इसलिए कार्रवाई नहीं करते थे क्योंकि वे डीएस बड़ी ई से डरते थे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डीएस बड़ी ई उन्हें लेईसी के अंक वितरित करने जा रहा था, जो कि डीएस बड़ी ई को लूटने की तुलना में कहीं अधिक फायदेमंद था। डीएस बड़ी ई के पास बहुत कम अंक थे, लेकिन लेईसी के पास इतने सारे आरोही खिलाड़ियों के संयुक्त योग से भी अधिक अंक थे, इसलिए यह एक आसान चुनाव था। अंक वितरित करते समय डीएस बड़ी ई ने उनकी स्थिति के बारे में पूछा तथा इस बात से हैरान थे कि विभिन्न जातियों के इन आरोही लोगों ने अन्य जातियों का इतना बड़ा दल कैसे बना लिया। अन्य जातियों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना कठिन था और तार्किक रूप से उन्हें इतना बड़ा समूह बनाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। जो कुछ हुआ था उससे जानने के बाद डीएस बड़ी ई की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। रणनीति के रूप में अराजकता पैदा करना, विपत्ति के बीज बोना, वो व्यक्ति कौन होगा? डीएस बड़ी ई अब खेल बिगाड़ रही है, यह कोई मजा नहीं है, कैथरीन ने कहा और सोफे पर वापस बैठ गई। वह काफी उबी हुई लग रही थी। शेन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। पिछले 1 घंटे में ही उनका सामना 3 अलग अलग टीमों से हो चुका था। हालांकि उन्होंने दूर से गुप्त संकेतों का आदान प्रदान किया था और फिर अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, लेकिन लिन शेन की एक त्वरित नजर ने एक सुराग प्रकट किया। उन्होंने उन टीमों के एक भी नेता को नहीं पहचाना। एक पल सोचने के बाद लिन शेन अचानक हंस पड़े। तियान, तुम किस बात पर हंस रहे हो? तियान बुलुओ ने उत्सुकता से लिन शेन से पूछा। राजकुमार, क्या आपने कभी सांप का खेल खेला है? लिन शेन ने तियान बुलुओ से पूछा। मैंने बचपन में इसे खेला था, तियान बुलुओ ने थोड़ा रुककर कहा, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। हमने अभी अभी कई टीमों का सामना किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अब असेंशन युद्ध के मैदान में बहुत सारी टीमें हैं और उन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया है? हमें जल्दी से काम करना होगा, अन्यथा जब एक बार कोई बड़ी टीम सामने आएगी तो हम बेरहमी से कुचल दिए जाएंगे। लिन शेन ने अपनी घड़ी पर समय देखा। हमारे पास सिर्फ 25 घंटे बचे हैं। ये थोड़ा ज्यादा समय है। अगर ये टीमें मजबूत हो गईं, तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। तियान बुलुओ ने कहा, निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा करने के बजाय हमें आक्रमण करने की पहल करनी चाहिए। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि सांप के खेल में दूसरे सांपों को कैसे हराया जाता है? लिन शेन ने कहा।
सांप अपने सिर के बिना काम नहीं कर सकता। तियान बुलुओ और लिन शेन ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। उनकी बातचीत के दौरान ही एक और टीम पास में आ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन की टीम हमेशा 1000 के आसपास लोगों की संख्या रखती थी, जो उनके द्वारा भेजी गई टीमों की तुलना में काफी कम थी। नई टीम में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी, जो हजारों में थी। ये देखकर कि विरोधी टीम ने अपना युद्ध गीत शुरू नहीं किया है, लिन शेन ने बड़े गर्व से इशारा किया, युद्ध गीत शुरू। ओल्ड लैंग और 1000 से अधिक एस्केंडर्स ने तुरंत ही पूरे जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आकाश इतना विशाल है, भूमि इतनी विस्तृत है, जीवन का सबसे उग्र ज्वार। बार बार, लेकिन दूसरी टीम का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। उनके आरोही तेजी से टिड्डियों की तरह आगे बढ़े और 1000 आदमियों की टीम को घेर लिया। ये तो हास्यास्पद है, उसने जाल बिछाया और अंत में वह उसके ही गले में फंस गया। ये काटने वाले के काटने का मामला है। टिया इतनी जोर से हंसा कि उसे अपना पेट पकड़ना पड़ा। वह अपनी पीठ सीधी करने में असमर्थ हो गया। यह इतना आसान नहीं हो सकता, कैथरीन ने अपनी आंखों में हल्की सी तिरछी नजर डालते हुए कहा। 1000 बनाम 40,000 और दूसरी तरफ का नेतृत्व क्रिस्टिन कर रही है, जो अपनी टीम की शिकायतों को छुपाती है और किसी भी गुप्त संकेत का पालन नहीं करती है। अगर तियान आत्मसमर्पण नहीं करता है तो वह केवल भाग सकता है, टिया ने कहा। मुझे हमेशा लगता है कि वह आदमी इतना सरल नहीं है, कैथरीन ने स्क्रॉल को देखते हुए धीरे से कहा। राजकुमार तियान बुलुओ, अपने अंक सौंप दो या लड़ो, किसी एक को चुन लो। क्रिस्टीन ने तियान बुलुओ को देखकर गलती से उसे अपनी टीम समझ लिया और कहा। एक बार उसे लूटा गया था और फिर एक अन्य टीम ने उसे लूटने के लिए पीछा किया था। वह बेहद निराश था। अब जब उसने आखिरकार अपनी टीम बना ली थी तो उसे परवाह नहीं थी कि आप कौन है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सेलेस्टियल रेस के राजकुमार को भी लूट सकता था। इसके अलावा डी-मैन जनजाति और सेलेस्टियल रेस के बीच संबंध पहले से ही बहुत ही कलहपूर्ण थे। दोनों के बीच लगातार घर्षण और युद्ध होते रहते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियान, तुम क्या कहते हो? तियान बुलुओ ने लिन शेन से पूछा। लिन शेन ने क्रिस्टिन की ओर देखा और कहा, हम महामहिम को हमारी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? तुम किस तरह का सपना देख रहे हो? अपने अंक पेश करो और मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल होने की अनुमति दूंगा। क्रिस्टिन को लगा कि उसके कान खराब हो गए हैं। क्या स्थिति स्पष्ट नहीं थी? 40,000 की टीम से उनकी 1000 की छोटी टीम में शामिल होने की उम्मीद करना पागलपन था। यदि ऐसा है तो हम सभी अपनी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें, लिन शेन ने कहा। जैसे ही उसने अपना पंखा खोला और अनगिनत रहस्यमय प्रकाश पैटर्न अचानक बाहर निकल आए। अरे यार, तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकती? क्रिस्टिन गुस्से में दहाड़ उठी। वह संपूर्ण ब्रह्मांड की निगरानी में युद्ध छेड़ना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई करने से परहेज किया था। अगर यह असेंशन युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं होता और अगर वह इतने बड़े लाभ के साथ बाहर तियान बुलुओ का सामना करता तो वह तुरंत हमला कर देता। साम्राज्य पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। वह हमला करने से पीछे हट गया था, फिर भी उसके विरोधियों ने पहले हमला करने का साहस किया, जिससे क्रिस्टिन को बहुत निराशा हुई। कार्रवाई करो। क्रिस्टिन ने तुरंत लाल रोशनी से चमकती एक तलवार की कलाकृति को बुलाया, जो एक पल में प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और लिन शेन पर टूट पड़ी। लिन शेन ने क्रिस्टिन की तलवार की कलाकृति पर एक मुक्का मारा, जबकि तियान बुलुओ भी उसी समय आगे बढ़ा, अपने पंख फड़फड़ाए और तुरंत क्रिस्टिन के सामने प्रकट हुआ। क्रिस्टिन ने रहस्यमयी प्रकाश पैटर्न को दूर करने के लिए अपनी मुट्ठी घुमाए, लेकिन वे उसकी मुट्ठी पर गिर पड़े और एक दाग में बदल गए। एक क्षण में ही उसके पूरे शरीर पर प्रकाश और अंधकार के निशान दिखाई देने लगे और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कमजोर पड़ गया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। न केवल उसकी ताकत और गति बहुत कम हो गई, बल्कि उसके कौशल का प्रभाव भी कम हो गया। क्रिस्टिन और तियान बुलुओ पहले से ही बराबरी के दावेदार थे और जब एक पक्ष की शक्ति अचानक आधी हो गई तो तियान बुलुओ ने सेलेस्टियल यूनिटी स्किल लॉन्च किया। सिर्फ 2 एक्सचेंजों के साथ उसने क्रिस्टिन को पकड़ लिया। बेशक क्रिस्टिन को मुख्य रूप से इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसे अचानक अपनी कमर के आसपास सुन्नपन महसूस हुआ और वह हिल नहीं पा रहा था। उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। लिन शेन की उंगलियां उसके बगल में लटकी हुई थीं, उसकी निगाहें स्थिर थीं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। क्रिस्टिन के आदेश को सुनने वाले असंख्य आरोही पहले ही अपने जीवन आधारों को बुला चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि क्रिस्टिन को पकड़ लिया गया है।
और वे सभी एक दूसरे को देखने लगे, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। हर कोई अब युद्ध के मैदान पर युद्ध टीमों के साथ, और कई टीमों की संख्या आपसे अधिक है, हम केवल एक साथ मिलकर अपने अंक सुरक्षित रख सकते हैं। जो लोग मेरी टीम में शामिल होने के इच्छुक हैं उन्हें कोई अंक सौंपने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल अपने स्वयं की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। लिन शेन ने कहने का अवसर लिया। आप सब क्यों हिचकिचा रहे हैं? अगर हम खुद को बचाने के लिए एकजुट नहीं होते हैं तो क्या हम लूटे जाने का इंतजार करना चाहेंगे? तियान ने स्थिर क्रिस्टिन को पकड़ते हुए चिल्लाया। मैं शामिल होने के लिए तैयार हूं। एक व्यक्ति ने नेतृत्व किया और तुरंत अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। क्रिस्टिन की टीम के अधिकांश एस्केंडर्स ने लिन शेन की टीम में शामिल होने का फैसला किया। वे पहले ही कुछ अंक छीन चुके थे और अब स्पष्ट रूप से उन अंकों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण था, बजाय और अधिक अंक छीनने के। क्रिस्टिन की टीम को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लिन शेन ने क्रिस्टिन के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। आखिरकार ऐसी सार्वजनिक जगह पर अगर वह क्रिस्टिन को मार भी देता तो डी मैन जनजाति कभी भी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करती। यहां तक कि प्रतिष्ठा की खातिर भी उन्हें अनिवार्य रूप से दिव्य जाति के साथ युद्ध करना पड़ेगा। लिन शेन ने केवल क्रिस्टिन से अपने अंक सौंपने को कहा और फिर उसे यह चुनने की स्वतंत्रता दे दी कि वह रुकना चाहता है या जाना चाहता है। क्रिस्टिन बिना कुछ कहे चला गया। आज सैंडर्स की लड़ाई ने उसे सचमुच बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह शीर्ष आरोही में से एक होने के नाते इस स्थिति में कैसे गिर सकता है। क्या उन्मूलन की लड़ाई हमेशा शीर्ष आरोही के लिए मंच नहीं थी? दर्शक दंग रह गए, उन्होंने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। पिछले उन्मूलन दौर में यह विभिन्न जातियों के शीर्ष आरोही के बीच एक अराजक नरसंहार था, जिसमें प्रत्येक शक्तिशाली आरोही ने लड़ाई के दौरान आश्चर्यजनक ताकत का प्रदर्शन किया और ब्रह्मांड में अपनी शक्ति का खुलासा किया। लेकिन असेंडर्स के इस उन्मूलन दौर में व्यक्तिगत लड़ाकू ताकत कुछ भी नहीं थी। एक निश्चित आकार की कोई भी टीम बड़े कुलों के उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को आसानी से कुचल सकती थी। लिन शेन ने अपनी युद्ध टीम का नेतृत्व करते हुए आकाश में तेज गति से उड़ान जारी रखी। अब उन्हें अकेले एस्केंडर्स की तलाश करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वे अन्य युद्ध टीमों की ओर बढ़ रहे थे। एस्केंडरों को अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक आराम के समय के अलावा उनका अधिकांश समय उच्च गति की उड़ान में व्यतीत हुआ। अब असेंशन लेवल के युद्ध क्षेत्र में युद्ध टीमें हर जगह थीं। कुछ ही समय में उनका सामना दसियों हजार सदस्यों वाली एक अन्य युद्ध टीम से हुआ। इस बार दोनों पक्षों ने अपने पासवर्ड जोर से चिल्लाए, लेकिन लिन शेन ने फिर भी अपनी टीम को दूसरे पक्ष की ओर ले गया। विरोधी युद्ध दल को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने युद्ध की तैयारी के लिए अपने जीवन आधारों को बुलाया, लेकिन युद्ध दल वहीं रुक गया और भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। बॉस! लिन शेन को देखकर आदमी निश्चिंत हो गया। उसे देखकर लिन शेन भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ और जोर से बोला, बिखरे हुए वे आकाश में तारे हैं, एकजुट होकर वे एक धधकती आग हैं। अब इस युद्ध के मैदान पर टीमें हर जगह हैं, हमें खुद को बचाने के लिए सेना में शामिल होना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि आपकी टीम हमारे साथ विलय कर ले। हमें सचमुच सेना में सम्मिलित होना चाहिए। वह व्यक्ति भी जानता था कि स्थिति क्या थी, क्योंकि वह पहले ही कई युद्ध दलों का सामना कर चुका था। वह काफी समय से भयभीत और चिंतित था। अब एस्केंडर्स के अकेले या छोटे समूह को ढूंढना असंभव था और वे अन्य युद्ध टीमों पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उसे पता नहीं था कि क्या करना है। लिन शेन ने विभाजित युद्ध दल को सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया। वे 10,000 से अलग हो गए थे, लेकिन लगभग 30,000 वापस लौट आए। लिन शेन और तियान बुलुओ आगे बढ़े और जिस भी युद्ध दल का सामना किया उसमें शामिल हो गए। अन्य युद्ध दलों के कई सदस्य कभी लिन शेन की टीम का हिस्सा थे या उनके द्वारा भेजी गई टीमों के साथ थे। इसके अलावा वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई युद्ध टीमें स्वेच्छा से फिर से शामिल होने के लिए तैयार थीं, जिससे लिन शेन और तियान बुलुओ की टीम बढ़ी और बड़ी हो गई। जो लोग इसमें शामिल होने से कतराते थे उन्हें इतनी बड़ी टीम के सामने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसमें शामिल न होने का मतलब था लूट जाना, और तीसरा कोई विकल्प नहीं था। कोई भी मूर्ख नहीं है। इतनी बड़ी टीम में शामिल होने के बावजूद अपने अंक सुरक्षित रखने के लिए कौन मूर्खतापूर्वक दूसरों को अपने अंक चुराने देगा। मात्र 1 घंटे में ही लिन शेन की टीम का आकार 10 लाख तक बढ़ गया था और अभी भी तेजी से विस्तार हो रहा था। इस समय सभी दर्शक उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, क्योंकि एस्केंडर युद्ध क्षेत्र में एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य उभर आया था।
दो शक्तियां पागलपन की हद तक सैंडर्स को अपने में समाहित कर रही थीं, दोनों ही पहले ही मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी थीं और अभी भी तेजी से विस्तार कर रही थीं। लोगों ने मान लिया था कि युद्ध दलों के बीच अराजकता होगी, और हालांकि उनके बीच झड़पें वास्तव में हुई, लेकिन यह एक दुर्लभ घटना थी। अराजकता शुरू होने से पहले कई टीमें इन दो ताकतों द्वारा अवशोषित कर ली गई थीं। स्नोबॉल प्रभाव के कारण दोनों युद्ध टीमें लगातार बड़ी होती गईं। स्वाभाविक रूप से इनमें से एक टीम लिन शेन की थी और दूसरी डीएस बड़ी ई की थी। डीएस बड़ी ई ने अंकों के समान वितरण पर काम किया, जबकि लिन शेन ने अंकों की रक्षा करने के बारे में सोचा। हालांकि दोनों टीमों के दर्शन अलग अलग थे। एक बार जब स्नोबॉलिंग शुरू हुई तो साधारण टीमों को, चाहे वे इच्छुक हो या नहीं, केवल शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता था। एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। यहां तक कि कई निर्वाण स्तर और यहां तक कि अमर स्तर के शक्तिशाली लोगों ने भी एस्केंडर युद्ध क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। ये स्थिति बहुत दुर्लभ थी। यदि यह विकसित होती रही तो यह संभवतः एक जबरदस्त युद्ध में बदल सकती थी। सभी शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों के लोग आशंका के साथ देख रहे थे। इतनी बड़ी दो शक्तियों के बीच संघर्ष का परिणाम अप्रत्याशित था। यदि कोई भी दूसरे को दबा न सके और वास्तविक लड़ाई छिड़ जाए तो भगवान ही जाने कितने आरोही मारे जाएंगे। कई लोग इन दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन साथ ही इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि इनके बीच मुकाबले के बाद क्या होगा। भाग्य वास्तव में एक चमत्कारी चीज है। दो सुपर युद्ध टीमें पूरे ग्रह पर उत्पात मचा रही थीं और चमत्कारिक रूप से आपस में नहीं मिली। कई बार ऐसा हुआ कि वे लगभग एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन हर बार दोनों युद्ध टीमों ने अलग अलग दिशाएं चुनी और चमत्कारिक रूप से एक दूसरे से बच गए। दोनों टीमों के बीच अब तक की सबसे नजदीकी मुलाकात 1000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हुई थी। सामान्य लोगों के लिए 1000 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन आरोही लोगों के लिए 1000 किलोमीटर वास्तव में कोई बड़ी दूरी नहीं है। दोनों सुपर बैटल टीमें कभी भी आपस में नहीं मिल पाईं और परिणामस्वरूप उनका आकार बढ़ता गया। यदि उनका सामना करने वाली कोई भी युद्ध टीम समय रहते भागने के लिए प्रतिक्रिया नहीं करती, तो उनके पास शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। समय बीतने के साथ दोनों युद्ध दलों की संख्या बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई और जल्द ही अरबों में पहुंच गई। ग्रह पर सभी आरोही दोनों युद्ध टीमों की भयानक शक्ति से कांप उठे। बाहर की विभिन्न जातियों के शक्तिशाली लोग भी उसी प्रकार कांप रहे थे तथा सोच रहे थे कि यदि ये दोनों टीमें वास्तव में एक दूसरे से भिड़ेंगी तो किस प्रकार की विनाशकारी घटना घटेगी। इस पैमाने की लड़ाई को अब लड़ाई नहीं कहा जा सकता। अंतरतारकीय युद्ध के लिहाज से यह पहले से ही कोई छोटा पैमाना नहीं था। स्वर्गीय जाति, डी मैन जनजाति, कैस कबीला और अन्य शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियां सभी इसमें घसीटे गए, और यदि एक महान युद्ध शुरू हो गया तो परिणाम अकल्पनीय थे। इसमें भाग लेने वाले आरोही लोगों ने ऐसा भव्य दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, जहां अकेले करोड़ों आरोही लोगों का निधन ही धरती हिला देने वाला था। आश्चर्य की बात यह है कि इस स्तर पर भी दो सुपर बैटल टीमें अभी तक एक दूसरे से भिड़ने में सफल नहीं हो पाई थीं, तथा हमेशा ही एक दूसरे से मामूली अंतर से हार जाती थीं। सौभाग्य से असेंशन लेवल प्लेनेट बैटलफील्ड काफी बड़ा था। हालांकि दोनों टीमें बड़ी लग रही थीं, लेकिन प्लेनेट बैटलफील्ड के लिए वे लगभग टिड्डियों के प्लेग के बराबर थीं। लोन असैंडर्स और कुछ छोटे युद्ध दल अब केवल दृश्य को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बस उन्मूलन दौर के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों युद्ध दल अकेले लोगों और छोटे समूहों से भी परेशान नहीं थे, उन्होंने बड़े युद्ध दलों को निगल लिया। जब एलिमिनेशन राउंड की समाप्ति से पहले 7 घंटे से कुछ अधिक समय बचा था, तब दोनों टीमें 1 अरब के स्तर के आंकड़े को पार कर चुकी थीं। यद्यपि युद्ध में शामिल एस्केंडर्स के लिए ये संख्या अभी भी बहुत कम थी, परंतु इस पैमाने की युद्ध टीम वास्तव में काफी भयावह थी। इतने बड़े पैमाने की टीम का नेतृत्व करना पहले से ही एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। ये सौभाग्य की बात थी कि एलिमिनेशन राउंड छोटा था, अन्यथा ऐसी टीम को नियंत्रित करना अधिकांश लोगों की क्षमता से परे होता। इन दो विशालकाय लालची सांपों के हस्तक्षेप के कारण टीमों के बीच अराजक लड़ाई पूरी तरह से असंभव हो गई। वे छोटी टीमें भागने में इतनी व्यस्त थीं कि वे दो सुपर बैटल बीहमोथ्स का ध्यान आकर्षित करने के डर से दूसरी टीमों को लूटने की हिम्मत कैसे कर सकती थीं। उन दो सुपर बैटल टीमों ने कैटफिश प्रभाव को सक्रिय कर दिया है, जिससे अधिकांश छोटी टीमें बेहद सतर्क हो गई हैं, और वे अन्य टीमों पर बेतरतीब ढंग से हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। हालांकि यह सबसे अच्छा परिणाम है, लेकिन ये थोड़ा उबाऊ भी है।
मुझे उम्मीद है कि वे अंततः टकराएंगे। यह एक शानदार नजारा होगा, कैथरीन ने सोफे पर झुकते हुए कहा, उसकी आंखें स्क्रीन पर चमक रही थीं। शायद स्वर्ग ने कैथरीन की इच्छा सुन ली। कई बार नजदीकी चूक के बाद एलिमिनेशन राउंड के खत्म होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। दोनों सुपर बैटल टीमें आखिरकार मिली और इस बार वे एक दूसरे से आगे नहीं निकल पाईं। जब दोनों पक्षों ने दूसरे के आरोही ग्रहों को आकाश को ढकते हुए देखा तो वे दोनों ही दंग रह गए। इतने लंबे समय तक वे दोनों कमजोर टीमों को खा गए थे, जिससे दूसरी टीमें उनके सामने सिर्फ भूसा जैसी नजर आती थीं, जिन्हें सिर्फ खाए जाने के लिए ही बनाया गया था। वे अजेय प्राणी थे, उन्हें कभी किसी प्रतिरोध का सामना करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। अचानक इतनी भयानक युद्ध टीम कैसे उभर सकती है? प्रत्येक की उपस्थिति ने दूसरे पक्ष के सदस्यों को चौंका दिया। अगर वे वास्तव में लड़े तो परिणाम बस अकल्पनीय थे। विभिन्न जातियों के नेता घबराहट में पसीना बहा रहे थे, सोच रहे थे कि अगर वास्तविक युद्ध छिड़ गया तो क्या करना है। ये टीएम नियंत्रण से बाहर हो सकता है, संभावित रूप से एक सार्वभौमिक युद्ध को जन्म दे सकता है। शेन कुछ हद तक खराब मूड में था। वह यहाँ केवल अपने चौथे भाई को ढूंढने और उसकी मदद करने के इरादे से आया था। लेकिन चूंकि एलिमिनेशन राउंड लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए उसने लिन जियांगडोन की परछाई की भी झलक नहीं देखी थी। सौभाग्य से उसने जो युद्ध दल मोड बनाया था, उसने युद्ध क्षेत्र को अराजकता में डाल दिया था, जिससे उन लोगों को जो शुरू में लिन जियांगडोन को परेशान करना चाहते थे, उसके विरुद्ध गिरोह बनाने का अवसर नहीं मिल सका। इसे चौथे भाई की मदद करने के रूप में गिना जाना चाहिए, है ना? लिन शेन ने मन ही मन सोचा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लिन जियांगडोन उसी समय निर्वाण युद्ध क्षेत्र में घूम रहा था तथा अंक अर्जित करने के लिए आसान लक्ष्यों की तलाश कर रहा था। लिन जियांगडोन निर्वाण युद्ध क्षेत्र में एक प्रकार से उपद्रवी बन गया था। वह शक्तिशाली निर्वाण प्राणियों से बचकर भागता था तथा किसी भी अन्य की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ता था। जब उनका सामना ऐसे लोगों से होता था जो कम निर्वाण प्राप्त कर चुके होते थे और जिन्हें धमकाना आसान होता था, तो वह उनके अंक चुराने के लिए झपट्टा मारते थे। उसकी लूट आश्चर्यजनक रूप से सटीक थी। न जाने क्यों उसने पहले कभी किसी ऐसे निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो इस प्रक्रिया से 3 बार से अधिक गुजरा हो। अब तक लिन जियांगडोन के अंक रैंकिंग लड़ाई में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थे, इसलिए उन्होंने आखिरी समय अच्छी तरह से छिपकर बहुत आराम से बिताया। यदि लिन शेन को ये पता होता कि ऐसा है, तो वह निश्चित रूप से खून थूकने की हद तक क्रोधित हो जाता। प्रतिद्वंद्वी डीएस बड़ी है। तियान बुलुओ की आंखें उत्साह से चमक उठी। हालांकि लिन शेन और तियान बुलुओ के बाद बड़े कुलों के अन्य शक्तिशाली लोगों के चेहरों पर उत्साह कम था। वहां बहुत सारे विरोधी हैं, हमें बिल्कुल भी लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए, किसी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्दी मत करो, लिन शेन ने अपना हाथ हिलाया। लिन शेन को अपना हाथ हिलाते हुए देखकर हाथी आदमी ने तुरंत अपना गला दबाया और हाथी रोने की तकनीक में चिल्लाया, आकाश विशाल है। ये गूंजती हुई आवाज आसमान में गूंज उठी और वहां उपस्थित सभी लोगों के कानों तक पहुंच गई। हाथी वाले आदमी की दहाड़ से उसके अपने युद्ध दल के आरोही दल के सदस्यों को एक साथ नारा लगाने के लिए प्रेरित किया जाना था। लेकिन उसके चिल्लाने पर न केवल उसकी अपनी टीम के आरोही चिल्लाने लगे, बल्कि अप्रत्याशित रूप से विरोधी पक्ष के आरोही भी चिल्लाने लगे। ऐसी स्थिति में कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। वे अपना नाम बनाने और अपनी दौड़ के सम्मान के लिए दौड़ रैंकिंग की लड़ाई में भाग लेने आए थे, न कि तोप का चारा बनने के लिए। यदि वे ऐसे संघर्ष में मर जाते तो कोई यह भी नहीं जान पाता कि वे कौन थे। कोई भी ऐसे निरर्थक तरीके से अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। डीएस बड़ी द्वारा एकत्रित किए गए असेंडर्स, जो पहले विभिन्न टीमों के सदस्य रह चुके थे, उनमें से अधिकांश नारे से परिचित थे। हाथी आदमी की चौंकाने वाली दहाड़ ने अचानक उन्हें खुशी से भर दिया और उन्होंने सहज ही महसूस किया कि यदि वे उसकी पुकार पर प्रतिक्रिया दें तो उन्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहां बहुत अधिक संख्या में आरोही थे, इसलिए पीछे बैठे लोगों को पता ही नहीं चला कि नारा किसने लगाया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह उनकी ही टीम का कोई व्यक्ति है, इसलिए वे तुरंत नारे लगाने में शामिल हो गए। आकाश विशाल है, जंगल असीम है, अपने जीवन में मैं सबसे अधिक लापरवाह रहा हूँ। जल्द ही कई अरब आरोही की आवाजें एकीकृत हो गईं, ध्वनि तरंगे बादलों के माध्यम से लहराने लगी और स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से भूकंपीय बल के साथ गूंजने लगी। इसे कुछ बार दोहराने के बाद मूलतः तनावपूर्ण माहौल अचानक काफी शांत हो गया।
लिन शेन को अपने भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा था, जो लगभग उसके शरीर से होकर गुजर रही थी। कई अरब आरोही एक साथ युद्ध गीत गा रहे थे, जिससे उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। लिन शेन को संदेह था कि अपने हाथ के एकमात्र झटके से वह निर्वाण प्राणियों को नष्ट कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि वह सफिंग फिस्ट का प्रयोग करता तो वह विरोधी असेंडर्स की आधी टीमों को भी परास्त कर सकता था। बेशक लिन शेन ऐसे पल में कुछ नहीं करेगा। हालांकि वह अब मजबूत हो गया था। एक बार युद्ध गीत बंद हो जाने के बाद वह अभी भी एक महत्वहीन आरोही होगा और उसे आने वाले दिनों पर विचार करना होगा। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे हल्के में लिया जाए। मूल रूप से लिन शेन ने सोचा था कि चूंकि चीजें इस हद तक पहुंच गई थी और कोई भी लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग हो जाना चाहिए और अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। उल्टी गिनती खत्म होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कौन जानता था कि तियान बुलुओ विरोधी पंक्तियों के सामने उड़कर आ जाएगा। जब तियान बुलुओ बाहर निकले तो नारे तुरंत कमजोर पड़ गए और अंततः पूरी तरह बंद हो गए। डीएस बड़ी, चूंकि हम यहाँ एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, इसलिए रैंकिन की लड़ाई का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसे यहीं एक एक करके सुलझा लेते हैं। तियान बुलुओ ने हवा में तैरते हुए डीएस बड़ी को संबोधित किया। ठीक है, डीएस बड़ी भी आगे बढ़ा। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि दूसरी तरफ भी इतनी बड़ी ताकत जुटाई जाएगी। यदि वर्तमान स्थिति को उचित ढंग से नहीं संभाला गया तो व्यापक अराजकता फैल सकती है। आमने सामने की लड़ाई ही इस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अगर वे एलिमिनेशन राउंड के अंत तक टिके रहे तो संकट स्वाभाविक रूप से टल जाएगा। लिन शेन को लगा कि यह सबसे अच्छा है और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, बल्कि संभवतः एलिमिनेशन राउंड की उल्टी गिनती तक चलेगी। आज की लड़ाई के लिए क्या हम केवल कौशल की तुलना करेंगे? डीएस बड़ी ने तियान बुलुओ के सामने आकर प्रस्ताव रखा। क्या होगा यदि हम विजेता का निर्धारण नहीं कर पाए? तियान बुलुओ ने पूछा। फिर हम रैंकिंग लड़ाई में फिर से लड़ेंगे। डीएस बड़ी को डर था कि अगर वे अपनी पूरी ताकत से लड़े और गलती से आसपास खड़े लोगों को इसमें शामिल कर लिया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इतने सारे आरोही लोगों के साथ यदि अराजकता फैलती है तो वास्तविक लड़ाई के बिना भी ये नियंत्रण से परे तबाही का कारण बन सकता है। ठीक है, तियान बुलुओ ने थोड़ा सिर हिलाया और स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में प्रवेश किया। अपनी लंबी और कठिन साधना के बावजूद वह अभी तक देवभूत क्षेत्र की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन दिव्य एकता चरण उसकी हड्डियों में गहराई से समा गया था। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल। डीएस बड़ी ने तुरंत उस कौशल को पहचान लिया जो तियान बुलुओ उपयोग कर रहा था। कृपया मुझे समझाए, तियान बुलुओ ने भावशून्यता से कहा, मानो उसका पूरा अस्तित्व ब्रह्मांड में विलीन हो गया हो, उसकी हर गतिविधि स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रही हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी का आभास न दे रही हो। डीएस बड़ी ने लापरवाही से आगे बढ़ते हुए तियान बुलुओ के साथ युद्ध शुरू कर दिया। तियान बुलुओ और डीएसी के बीच लड़ाई को देखकर लिन शेन खुद को ये कहते हुए रोक नहीं पाए, डीएस बड़ी वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। वह तियान बुलुओ के साथ चालों का आदान प्रदान करने में सक्षम है जो स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में है, बिना पीछे रह जाए। ऐसा कौशल और क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक है। एम्पायर में और रोमांच का पता लगाएं। ये जानना कि तियान बुलुओ की हर हरकत ब्रह्मांड के परम सत्य के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी, फिर भी डीएस बड़ी अपनी विलक्षण शक्ति के साथ ब्रह्मांड से ही मुकाबला कर सकता था और किसी नुकसान में नहीं था। ऐसी मानसिक शक्ति और कौशल पारलौकिक थे जो नश्वर प्राणियों की पहुंच से लगभग परे थे। सभी जातियों के शक्तिशाली प्राणी दोनों को कुशलता से लड़ते हुए देखकर मन ही मन भयभीत हो गए। उनकी आकस्मिक चालें बहुत ही शानदार थीं और केवल कौशल के आधार पर किसी को भी भरोसा नहीं था कि वे इन दोनों व्यक्तियों को हरा सकते हैं। ये देखते हुए कि दोनों लड़ाके बराबरी के थे और विजेता का निर्धारण करने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, सभी ने सोचा कि लड़ाई उन्मूलन दौर के अंत तक चलेगी और वे राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। बाहर से देख रहे विभिन्न जातियों के नेता भी काफी निश्चिंत महसूस कर रहे थे, क्योंकि यह संभवतः सबसे अच्छा परिणाम था। अचानक डीएस बड़ी की तरफ से एक आकृति उड़ी और लिन शेन की लाइनअप के सामने आ गई। हर कोई अचंभित था, ये समझ नहीं पा रहा था कि इस समय इस व्यक्ति का क्या इरादा है। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि यह कैस कबीले से वुमिया था। कैस कबीले की कदकाठी लगभग मानवों के समान थी। इनकी आकृतियां कोणीय और गोल थीं, लेकिन इनमें मुंह, कान, आंख, नाक और चेहरे के अन्य अंग नहीं थे।
वह पंक्तियों के सामने तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था, किसी तरह से ऐसी आवाज निकाल रहा था जो हालांकि बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन सभी आरोही के लिए बिल्कुल स्पष्ट थी। तियान, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या अपराजित राजा तुम्हारा भाई है? एक वाक्य के साथ वू मियाँ ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। लिन शेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, ये सोचकर कि वू मियाँ को कैसे पता चला कि अपराजित राजा उसका भाई था। जैसा कि मैंने सोचा था, सभी जातियों के शक्तिशाली लोगों का ध्यान हटाने और अपने भाई को उसकी दुर्दशा से बचने में सहायता करने के लिए आपने वास्तव में एक अराजक स्थिति स्थापित करने का साहस किया है। सभी जातियों के बीच युद्धों को भड़काया है, जिसके परिणामस्वरूप आरोही लोगों के बीच अनगिनत मौतें और चोटें हुई हैं। इस आरोही संघर्ष की जड़ आपकी उकसावे से उपजी है। आपको मुख्य अपराधी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस तरह के द्वेष के लिए मृत्युदंड की आवश्यकता है। यदि आप इस आपदा के स्रोत को बिना सजा दिए जाने दिया जाता है, तो आप निश्चित रूप से भविष्य में ब्रह्मांड में और अधिक आपदा लाएंगे। आज मैं वू मियाँ ब्रह्मांड के संवेदनशील प्राणियों को इस संकट से मुक्त करूंगा। वू मियाँ ने हर शब्द के साथ निंदा की, और तुरंत सभी जातियों के शक्तिशाली प्राणियों ने लिन शेन की ओर अपनी निगाहें घुमाई। उनकी आंखें द्वेष से भरी हुई थीं। आप कहते हैं कि मैं अपराजित राजा का भाई हूँ, तो क्या मैं अपराजित राजा का भाई हूँ? लिन शेन ने ठंडे भाव से वू मियाँ की ओर देखा और पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे स्वीकार नहीं करते, वान गुलियू, तुम उन्हें बताओ। वो मियाँ की उंगली अचानक उसकी युद्ध टीम के रैंकों में से किसी की ओर इशारा करती है। करोड़ों आंखें उसकी उंगली की दिशा का अनुसरण कर रही थीं, और सामने के आरोही सचेत रूप से रास्ता बना रहे थे, जिससे भीड़ में से एक मानव आरोही प्रकट हुआ, जो कोई और नहीं बल्कि वान गुलियू था। युद्ध दल के बीच खड़े होकर वान गुलियू ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैं साबित कर सकता हूं कि उसका असली नाम तियान नहीं, बल्कि लिन शेन है। वह लिन जियांगडोंग का भाई है, और लिन जियांगडोंग अपराजित राजा है। जब हम अपने मातृगृह पर थे तब लिन शेन अभी तक एक आरोही नहीं था। उसने कुछ आरोही को नाराज किया था, और उस समय लिन जियांगडोंग उसके लिए आगे आया, अपनी ताकत से जिनशुई झील पर 5 आरोही के जीवन आधारों को चकनाचूर कर दिया। ये हमारे मानव मातृगृह के लोगों के बीच आम ज्ञान है, और यदि आप बस पूछे तो मातृगृह का कोई भी व्यक्ति जान जाएगा। वान गुलियू जानता था कि अब लिन शेन की पहचान करने के लिए खड़े होने से उसे अपने साथी मनुष्यों से तिरस्कार प्राप्त होगा, लेकिन एक मारे गए भाई और वान परिवार को लगभग बर्बाद करने वाली आपदा का बदला लेने का मतलब था कि उसे लिन शेन को कीमत चुकानी होगी। तियान, नहीं, लिन शेन, क्या अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? वो मियाँ के शब्दों ने सभी की निगाहें लिन शेन की ओर खींच ली। वास्तव में मातृगृह पर मेरा नाम लिन शेन था, और मेरा एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम लिन जियांगडोंग है। लिन शेन ने वहीं विराम लिया, और कई लोगों ने सोचा कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए, शायद कोई मोड़ भी हो, लेकिन लिन शेन ने आगे कहा, यह भी सच है कि मेरे भाई का एक उपनाम है जिसे अपराजित राजा कहा जाता है। इस खुलासे पर भीड़ में हंगामा मच गया। लिन शेन वास्तव में अपराजित राजा का भाई था। कई शीर्ष आरोही लिन शेन पर क्रोधित थे, और यहाँ तक कि उनकी अपनी टीम में भी महान परिवारों के आरोही उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। ठीक है, तुम में अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत है, यही बात तुम्हें एक बेहतरीन चरित्र बनाती है। चूंकि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए आज मैं इस ब्रह्मांड को तुमसे इस अभिशाप से मुक्त कर दूंगा। वो मियाँ ने सही कहा। तुम मुझसे संकट से ब्रह्मांड को मुक्त करने जा रहे हो। तुम्हें ब्रह्मांड में सभी प्राणियों की ओर से बोलने का क्या अधिकार है? लिन शेन शांत रहे और उदासीनता से बोले, ये सच है कि अपराजित राजा मेरा भाई है, लेकिन मेरे द्वारा युद्ध दल बनाने का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लगता है कि अब बहस करने से मदद मिलेगी? वो मियाँ ने उपहास किया। बहस? मुझे बहस करने की क्या जरूरत है? लिन शेन ने वो मियाँ को घूरते हुए कहा, आप दावा करते हैं कि मैंने सभी जातियों में अराजकता फैलाकर अपने भाई को राहत देने की योजना बनाई, जिससे आरोही लोगों में अनगिनत हताहत हुए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ कौन मेरे भाई को फंसा सकता है, और मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? क्या आप हैं? यदि अपराजित राजा भाग न गया होता, तो वह बहुत पहले ही मेरे हाथों में एक मृत आत्मा बन चुका होता। वो मियाँ ने स्पष्ट रूप से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अच्छा, लिन शेन वू मियाँ से बस इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। अच्छा शब्द के साथ उसने वू मियाँ की ओर एक तर्जनी उंगली बढ़ाई। भीड़ उसके इशारे को समझ नहीं पाए, और वू मियाँ को भी स्पष्ट नहीं था कि लिन शेन ने एक उंगली उठाकर क्या कहा था। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, न ही यह कि तुम किस जाति से आते हो,
लेकिन एक उंगली से अगर तुम नहीं मरते तो मैं उस संकट का नाम स्वीकार करूंगा जिसने सभी जातियों में अराजकता फैलाई। लिन शेन की आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। एक क्षण के लिए तो सभी लोग अचंभित रह गए, उन्हें ऐसा लगने लगा कि या तो उनके कान में या फिर उनके दिमाग में कोई समस्या है, या फिर उन्हें कोई भ्रम हो गया है। एक उंगली से वू मियां को मारना, ये कैसी अविश्वसनीय कल्पना थी। वह वू मियां था, कोई साधारण टॉम, डिक या हैरी नहीं। वू मियां कैस कबीले से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे ब्रह्मांड में शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। यहां तक कि डीएस बड़ी ई के साथ तुलना करने पर भी उसकी प्रतिष्ठा बमुश्किल कुछ कम शानदार थी, जो वर्तमान ब्रह्मांड में उल्लेखनीय आरोही में से एक था। वह पहले ही 10वें आरोहण मोड़ पर पहुंच चुका था। उसका अराजकता प्रशिक्षण उच्च स्तर तक पूर्ण था, जिसमें 3 प्रकार के शारीरिक रूप से उन्नत गुण थे। उसका जीवन आधार रक्षा में सबसे मजबूत माना जाता था। अराजकता भगवान बेल, जिसने एक बार 100 से अधिक आरोही के हमले का सामना बिना किसी खरोंच के किया था, एक दुर्जय शक्ति। अपने साथियों के बीच वू मियां अजेय नहीं हो सकता है, लेकिन डीएस बड़ी ई के लिए उसे चोट पहुंचाना आसान नहीं होगा, उसे मारना तो दूर की बात है। लिन जियांगडोन के साथ लड़ाई के दौरान लिन जियांगडोन की पंखुड़ियों की धार ने उस पर पूरे 3 मिनट तक बमबारी की, फिर भी उसने कैस गॉड बेल का उपयोग भी नहीं किया और एक भी कदम पीछे नहीं हटा। उसका कवच अक्षुण्ण रहा। ऐसे आदमी के लिए लिन शेन ने वास्तव में कहा कि वह उसे एक उंगली से मार देगा। या तो लिन शेन पागल हो गया था, या उन्हें श्रवण मतिभ्रम हो रहा था। क्या वह आदमी पागल हो गया है? टिया ने आश्चर्य से अपना मुंह खोलकर पूछा, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। कितना दिलचस्प व्यक्ति है। अगर वह मरता नहीं है तो उससे मिलना सार्थक है, कैथरीन ने असामान्य रूप से प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे विश्वास नहीं था कि लिन शेन वास्तव में एक उंगली से वू मियां को मार सकता है। वह तो बस ये जानने को उत्सुक थी कि लिन शेन के पास क्या चालें हैं। सम्राट तियांशु ने आंखें मूंद ली, उनके चेहरे पर अजीब भाव था और उन्होंने कहा, आखिर वह लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? एनरोन की आंखें खुशी से चमक उठीं। हालांकि वह चुप थी, लेकिन उसका दिल परमानंद से भरा हुआ था। एम्पायर पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। लिन शेन खतरे से इतना अनजान था कि आज मंच से नीचे उतरना उसके लिए संभव नहीं था। भले ही वह बेशर्मी से भाग जाए, लेकिन स्वर्गीय सम्राट शायद ऐसे व्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा जो बकवास करता है और इतना हंगामा मचाता है। यदि वह लिन शेन की जगह होती तो वह कभी भी अपराजित राजा का भाई होने की बात स्वीकार नहीं करती। तुम बहुत छोटी हो, बहुत छोटी। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे बता दो कि वांग गुलियू उसके खिलाफ द्वेष रखता है और उसे फंसा रहा है, पानी में हलचल मचा रहा है, और फिर कौन सच्चाई को समझ सकता है। एनरोन ने अपने दिल में उत्तेजना को दबाने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि लिन शेन इस संबंध को कैसे समाप्त करेगा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो मियां ने उदास होकर पूछा, क्योंकि इससे पहले उसे कभी इस तरह से अपमानित नहीं किया गया था। मुझे आपदा का स्रोत नाम बहुत पसंद है। बेकार की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी सबसे मजबूत ताकत बाहर निकालो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बच सकोगे, लिन शेन ने शांति से कहा। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी एक उंगली लूंगा और फिर मुझे तुम्हें मारना होगा। मेरा नाम याद रखना, अराजकता कबीले का वू मियां। वो मियां अब बहुत गुस्से में था। उसके भूरे रंग के कवच ने उसके शरीर को ढांक लिया, जिस पर भयानक अराजकता के प्रतीक दिखाई दे रहे थे। उसके शरीर से भूरे रंग के कण उड़कर एक प्राचीन भूरे रंग की घंटी में बदल गए, जिसने उसे ढांक लिया। हर कोई जानता था कि वो मियां वास्तव में क्रोधित थी। वह लिन शेन के एक उंगली के प्रहार का सामना करने और फिर उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार थी, जिससे लिन शेन को भागने का कोई मौका नहीं मिला। मैंने मूल रूप से अपना दिल उज्ज्वल चंद्रमा की ओर मोड़ दिया, लेकिन अफसोस ये जल निकासी खाई पर चमकता है। चूंकि आप मुझे आपदा के स्रोत के रूप में लेबल करते हैं, इसलिए मैं आपको आपदा दिखाऊंगा। भाइयों, चलो मूड को खुश करने के लिए एक युद्ध गीत है और देखें कि मैं इस दुनिया के प्राणियों के लिए कैसे आपदा लाता हूँ, लिन शेन ने वीरतापूर्वक कहा। इस बिंदु पर लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि बहुत से लोग वास्तव में उसके लिए युद्ध गीत गाएंगे। यदि उसके लिए युद्ध गीत गाने वाले पर्याप्त लोग होते तो वह युद्ध गीत के सशक्तिकरण का लाभ उठाकर वो मियां का सफाया कर देता। यदि कोई उसकी सहायता नहीं करता या यदि पर्याप्त गायक नहीं होते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बलि प्रभामंडल की शक्ति का उपयोग कर सकता था। इतने लंबे समय तक बलिदान के बाद अब उसके बलिदानी प्रभामंडल में जो गुण समाहित हो सकते थे वे अत्यंत भयावह सीमा तक पहुंच गए थे।
यहाँ तक कि युद्ध गीत के सशक्तिकरण के बिना भी कोई भी आरोही इसका सामना नहीं कर सकता था। आकाश विशाल है, क्षेत्र असीम है, मेरा जीवन बेलगाम रहा है। हाथी आदमी ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। अरबों आरोही लोगों के बीच उनकी आवाज विशेष रूप से असंगत थी। लिन शेन ने मन ही मन आह भरते हुए कहा, क्या मैं वास्तव में इतना घटिया चरित्र का हूं कि केवल यह ईमानदार आदमी ही मेरे लिए बोलने को तैयार है। अब और समय बर्बाद मत करो, वो मियाँ ने ठंडी आवाज में कहा। इससे पहले कि वो मियाँ बोलना समाप्त कर पाता, चारों ओर से गड़गड़ाहट भरी और भारी आवाजें उठने लगीं, जिससे उसके शेष शब्द भी डूब गए। साम्राज्य में अपना साहसिक कार्य जारी रखें। आकाश विशाल है, क्षेत्र असीम है, मेरा जीवन पूरी तरह से अनियंत्रित रहा है। अनगिनत आवाजें हाथी आदमी की गर्जना के साथ जुड़ गईं, जो प्रत्येक दोहराव के साथ अधिक ऊंची और अधिक संख्या में होती जा रही थी। लिन शेन के शरीर में शक्ति का एक उछाल आया, जिसने उसे तुरंत सिर से पैर तक भर दिया। युद्ध गीत की शक्ति बलिदान प्रभामंडल की तरह नहीं थी, जो सीधे तौर पर उसकी विशेषताओं को बढ़ा सकती थी। युद्ध गीत फीनिक्स मिस्टिक जैसे एक संवर्धक कौशल की तरह था, जो उसकी विशेषताओं को बढ़ाने में सक्षम था। हालांकि युद्ध गीत ने लगातार उसकी विशेषताओं को दोगुना नहीं किया। जब कम लोग होते थे तो युद्ध गीत की वृद्धि नगण्य हो सकती थी, जब तक कि किक्स इन वुडन फिश के साथ वेईवुफू की तरह इसे विशेष संगीत संगत के साथ जोड़ा नहीं गया था, जो केवल गायन से काफी मजबूत था। लेकिन जब गायकों की संख्या में वृद्धि हुई तो विशेष संगीत वाद्ययंत्रों के बिना भी जो आवर्धन प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता था, वह सामान्य गुण दोहराव कौशल से कहीं अधिक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। और अब जब अरबों की संख्या में एस्केंडर्स युद्ध गीत गा रहे थे, लिन शेन को स्वयं भी नहीं पता था कि उसकी विशेषताओं को कितनी बार गुणा किया जा सकता है। वो मियाँ सहित विभिन्न जातियों के सभी शक्तिशाली प्राणियों ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे समय में इतने सारे आरोही लिन शेन को अपनी आवाज देने के लिए तैयार होंगे, जिनमें से कुछ प्रमुख कुलों से भी थे। वास्तव में वे सभी गलत थे। भले ही वो मियाँ ने बताया कि लिन शेन अपराजित राजा का भाई था, लेकिन जो लोग लिन शेन का अनुसरण कर रहे थे वे सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ थे। शुरुआत में लिन शेन ने कुछ लोगों के पॉइंट जरूर लिए, लेकिन वे सिर्फ कुछ ही थे। इसके अलावा जो लोग उसके द्वारा लूटे गए थे और बाद में उसकी टीम में शामिल हो गए, उन्हें भी उनसे छीने गए पॉइंट से कहीं ज्यादा पॉइंट मिले। बाद में जब लिन शेन ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए युद्ध के मैदान में कई टीमों को एक साथ मिलाया, तो उसने उनसे एक भी अंक नहीं मांगा, न ही उसने उन्हें कभी कुछ भी भुगतान करने दिया। इसके बजाय उसने उनके जीवन और अंकों की रक्षा की। क्या उन्हें इस बात की चिंता थी कि लिन शेन अपराजित राजा का भाई था? अपराजित राजा ने उन शीर्ष स्तरीय आरोही को नुकसान पहुंचाया और उन्हें कभी परेशान नहीं किया। चाहे लिन शेन अपराजित राजा का भाई था या नहीं, उन्हें बस परवाह नहीं थी। ये कहना कि लिन शेन ने युद्ध को बढ़ावा दिया जिससे जातियों के बीच अनगिनत मौतें और चोटें आई, और भी बेतुका था। वे बस उसके द्वारा संरक्षित महसूस करते थे। लिन शेन के बिना वे मजबूत जातियों के उन कुलीन आरोही प्रतिभाओं की दया पर होते, तो वे अब इतने सारे अंक कैसे अर्जित कर सकते थे, बिना किसी की उन्हें लूटने की हिम्मत के। वो मियाँ की तुलना में वे स्वाभाविक रूप से लिन शेन की ओर अधिक झुके। विपत्ति का स्रोत क्या था? वह स्पष्ट रूप से उनका रक्षक था। आखिरकार लिन शेन को उनसे लड़ने की जरूरत नहीं थी, उन्हें केवल अपना युद्ध गीत देना था। डरने की क्या बात थी? जब इतने सारे लोग एक साथ युद्ध गीत गा रहे थे तो वो मियाँ उनका क्या कर सकता था? लिन शेन को लगा कि उसके शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति ने बल दिया है, उसके सिर में झुनझुनी हो रही है, उसका रक्त उसके सिर के मुकुट की ओर दौड़ रहा है, और उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो मियाँ, अब सड़क पर उतरने का समय हो गया है। निरंतर युद्ध गीत का लाभ उठाते हुए लिन शेन की आकृति अचानक हरकत में आ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। मूल रूप से वह फिंगर सैंड का उपयोग करने के लिए तैयार था, लेकिन अब बहुत सारे लोग युद्ध गीत गा रहे थे। वृद्धि बहुत मजबूत थी और लिन शेन को डर था कि सिर्फ एक उंगली से वह न केवल वो मियाँ को मार देगा बल्कि ग्रह को भी भेद देगा। जैसे ही लिन शेन आगे बढ़ा, उसे अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके आसपास की हर चीज धीमी हो गई थी, यहाँ तक कि युद्ध गीत की ध्वनि भी मानो वह धीमी गति में बज रही हो। और दूसरों की नजर में लिन शेन की हरकतें बहुत तेज नहीं लगती थीं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि वे खुद को हिलाने में असमर्थ हैं। वो मियाँ ने लिन शेन को अपनी ओर आते देखा, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी।
इसका यह अर्थ नहीं था कि वे सचमुच गतिहीन हो गए थे, बल्कि उनका शारीरिक प्रतिक्रिया उनके विचारों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था, जिसके कारण उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। लिन शेन को अचानक एहसास हुआ कि क्यों, जब वह उस अर्ध मानव अर्ध धातु राक्षस को देखता था, तो उसकी हर क्रिया इतनी धीमी लगती थी, फिर भी वह बिल्कुल भी बच नहीं पाता था। बात यह नहीं थी कि राक्षस धीमा था, बात यह थी कि वह बहुत तेज था, इतना तेज कि इससे देखने वालों के विचारों और उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध टूट गया। सभी ने देखा कि लिन शेन की उंगली ने वू मिया के शरीर के बाहर कैस गॉड बेल को दबाया, और तथाकथित नंबर 1 रक्षात्मक जीवन आधार कैस गॉड बेल को सीधे उसकी उंगलियों के नीचे धूल में विस्फोट करते हुए देखा। उन्होंने लिन शेन की उंगली को वू मिया की खोपड़ी को छूते हुए देखा, और वू मिया का कवच और शरीर भी एक साथ धूल में मिल गए। एक पल में वू मिया और अराजकता देवता बेल राख में बदल गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। युद्ध गीत अचानक बंद हो गया और हर कोई चुप हो गया, हवा में मंडराते लिन शेन को घूरते हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर। यही वह जगह थी जहां वो मिया को होना चाहिए था, लेकिन अब वहां उसकी धूल भी नहीं बची थी, एक उंगली से ही उसका नामो निशान भी नहीं बचा था। सबके दिलों में डर फैल गया। वो मिया था जिसे अपने स्तर का सबसे मजबूत बचाव माना जाता था, फिर भी वह एक उंगली से राख में बदल गया। ये कितनी भयानक ताकत थी। टिया की आंखें बड़ी हो गईं और उसके मुंह ने ओ आकार बना लिया। कैथरीन अब अपना धैर्य बरकरार नहीं रख सकी, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। स्वर्गीय सम्राट चुप था और एनरोन का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था। यहां तक कि तियान बुलुओ और डीएस बड़ी, जिन्होंने अपनी लड़ाई रोक दी थी, लिन शेन को अजीब भाव से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस उंगली ने एक पल के लिए पूरे ब्रह्मांड को खामोश कर दिया हो। अरे, वो मिया को तो एक उंगली ने राख में बदल दिया। हे भगवान, ये कैसी उंगलियों का हुनर है। ये सचमुच दिव्य है। ये लिन शेन अपने भाई अपराजित राजा से भी अधिक भयंकर प्रतीत होता है। युद्ध के मैदान के ऊपर हर कोई लिन शेन को जटिल भावों से देख रहा था, उनकी आंखें किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक राक्षस या दानव को देख रही थी। वास्तव में मैं अब भी अधिक मानवीय प्रतीत होता हूँ। डीएस बड़ी की सेना के भीतर छिपे ओयांग युदू को बुढ़ापे की सहजता का एहसास हुआ। मेरा स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे जल्दी से अपना स्तर बढ़ाना जारी रखना चाहिए, कम से कम उससे एक बड़ा स्तर ऊपर, नहीं 2 बड़े स्तर ऊपर, ताकि मैं उससे लड़ सकूं। तू श्याओदाओ भी छिप गया, उसे फिर से स्तर बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। हर कोई लिन शेन को देख रहा था, लेकिन एक व्यक्ति पीछे हट रहा था। वान गुलियू की नसों में भय की लहर दौड़ गई, उसका शरीर भय से कांपने लगा। वह जानता था कि लिन शेन मजबूत है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन शेन इस हद तक मजबूत होगा। वह वो मिया थी जिसे आरोही स्तर के प्राणियों में सबसे मजबूत रक्षा के रूप में जाना जाता था, एक आरोही जो पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता था। बस ऐसे ही लिन शेन की एक उंगली के प्रहार से मारा गया। वह बस जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहता था। वह जानता था कि लिन शेन उसे इस बार जाने नहीं देगा।